जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के आज बेकरार से इंतजार है कि कुछ सीखे ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसने पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया है। बहुत सारे लोगों का रैंक बदली हुई है। बहुत सारे लोगों का सीलिंग अचीवमेंट हुआ है। बहुत सारे लोग डायमंडशिप भी अचीव किया है इसमें। तो मेरे हिसाब से ऐसा एक प्रोडक्ट को और जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका बिजनेस और अच्छा हो। तो इसलिए हमने ये टीटीटी ऑनलाइन किया है आज। तो बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। अगर आपको जूम में कनेक्ट नहीं हो पाए तो आप यूट्यूब में भी कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक मैंने चैट में डाला है और आपको मैसेजेस में भी आया है। तो थोड़ी देर के बाद आप अभी क्लिक करेंगे तो आपको यूट्यूब में भी मिलेगा। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए अभी मैं उस इंसान को बुलाना चाहता हूं जो इस इंडिया ग्रो के करता धरता है, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया है स्टडी करके। बहुत सालों का मेहनत आज इनका हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट हमको दिए हैं सर ने। तो ऐसे एक वेरी एनर्जेटिक, बहुत ही आज जैसे वो ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल करते हैं, तो एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग के बावजूद आज इतना एनर्जी लेवल रख के आज सभी लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसे हमारे डॉक्टर मोहन सर को मैं स्टेज पे स्क्रीन में बुलाना चाहता हूँ। मोहन सर, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो आप हमारा आज का सेशन शुरुआत कर सकते हैं सर। सो श्रीकांत सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी आवाज सुन पा रहा था। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सब यस लोग? सर, यस सर, यस सर। ओके। सो तारीफ के शब्द के लिए आपका धन्यवाद। जो आपने इतने अच्छे शब्दों में मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया। हालांकि बहुत सारे लोग मुझे जो ज्वाइन हुए हैं वो मुझे जानते हैं, और हम किसी मकसद के साथ आज ये टीटीटी प्रोग्राम के तौर पे ज्वाइन हुए। बहुत सारे लोग आज यूट्यूब के ऊपर भी मुझे सुन पा रहे होंगे। अनफॉर्चुनेट है कि जूम मीटिंग में बस 1,000 लोग ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगा आप सबको। एंड ये आज के टीटीटी सेशन में आप सबका स्वागत करूंगा। ट्रेन द ट्रेनर, ये जो कंसेप्ट निकला था मैनेजमेंट का, ये एक फंडा था कि जितना भी ट्रेनिंग आप लोगे, आप अपनी टीम के लिए एक असेट बन के निकलोगे। और आज खुद ये ट्रेनिंग के दौरान या इस ट्रेनिंग के बाद में आप अपनी टीम के लिए एज अ ट्रेनर करके आप अपना काम कर सकते हैं। ये सोच के ही कंपनी ने ट्रेन द ट्रेनर का एक कंसेप्ट डेवलप किया था। और हमें खुशी है, ऑल ओवर इंडिया में इतने छोटे छोटे लेवल पर छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और बहुत सक्सेसफुली अपनी टीम के लिए वो एज अ ट्रेनर करके काम कर रहे हैं। जितना एग्रीकल्चर का बिजनेस करने के लिए जरूरी नॉलेज होता है, किसानों के सवालों का जवाब देने के लिए जितना आज आपको नॉलेज की जरूरत है, ये सब आज मिलेगा। और टीटीटी के दौरान फिजिकली मैं जहां जहां पहुंचा हूँ, वहां वहां पर लोगों ने ये नॉलेज लिया। और आज जैसे श्रीकांत सर ने कहा कि बहुत सारे लोग अपना रैंक चेंज कर चुके हैं। एक टारगेट सेट अगर हम करते हैं, जैसे आप लोग सब डायमंड बनना चाहते हैं या फिर अपनी रैंक्स फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, अपना इनकम सिक्योर करना चाहते हैं, पैसिव इनकम के लिए आप जो काम कर रहे हैं, तो एक गोल जो आपने सेट किया है, उस गोल को अचीव करने के लिए डेफिनेटली इंडिया एग्रो काम करता है। और इंडिया एग्रो आपको हेल्प करता है, क्योंकि आप जिस सेक्टर में इंटर करने जा रहे हैं या फिर एंटर कर चुके हैं, जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं इंडिया एग्रो का, वो आज इंडिया में लगभग 64% पॉपुलेशन का बिजनेस है। ये आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आज इंडिया में अगर हम इस इंडस्ट्री का अगर कंपैरिजन आईटी इंडस्ट्री के साथ में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ, किसी भी इंडस्ट्री के साथ में अगर आप इसका कंपैरिजन करते हैं, आप बात है कि ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और फॉर्चुनेटली हमने ऑल ओवर इंडिया में हर गांव में, हर स्टेट में, हर जिले में हमने हमारे रिजल्ट दिखाए हैं। किसान हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए बहुत खुश है। वो अपनी खेती के लिए इस्तेमाल तो कर रहे हैं, और बाकी किसानों के लिए भी वो एक वरदान साबित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हर कस्बे में
हमने प्रोडक्ट परफॉर्मेंस दी है। ऐसी कोई खेती हमारे इंडिया एग्रो के इस्तेमाल के अलावा नहीं छूटी है जहां पर हम अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर दूसरी भाषा में अगर हम बोले तो हमारी प्रोडक्ट के साथ में आप किसी भी प्रकार की खेती कर सकते हैं। कोई भी एटमॉस्फेयर में, कोई भी टेम्परेचर इसमें, कोई भी फोटोलाइट एटमॉस्फेयर में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अपने सभी प्रोडक्ट्स जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है और फोटो सेंसिटिव नहीं है। इसलिए इंडिया एग्रो सर्टिफाइड प्रोडक्ट फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए हुई है। सो मैं आज फिर से आप सबका इस सेशन में वेलकम करता हूं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो इंडिया एग्रो का जब भी आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरे तरफ से सजेस्टेड लाइन ऑफ एक्शन कि हमने ये बिजनेस कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि इंडिया एग्रो का बिजनेस, एग्रीकल्चर का बिजनेस, मैं एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानता हूँ। बट चूंकि एग्रीकल्चर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं फिर भी आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं। कुछ सिस्टम्स होती है। हर बिजनेस करने के लिए आपको एक सिस्टमेटिक पैटर्न को फॉलो करना होता है। तो सजेस्टेड लाइन ऑफ एक्शन जो आप इंडिया एग्रो का बिजनेस करेंगे उस समय आप ये पाते हो कि इंडिया एग्रो ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट है, पहले तो आप इसे समझ लें। अगर आप किस तरीके से आपके एरिया में अगर काम करना चाहते हैं तो जिस एरिया में आप काम करना चाहते हैं उस एरिया की क्रॉपिंग पैटर्न को आपको समझना होगा कि उस एरिया में तीनों सीजन, 2 सीजन चलते हैं या 3 सीजन चलते हैं, जैसे खरीफ हो गया, रबी हो गया या समर सीजन में। हर एक सीजन में आपके एरिया में खेती होती होगी। तो हर सीजन कैसे स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है, ये लोग कहाँ से बीज लाते हैं, ये लोग किसान लोग कहाँ से नॉलेज लाते हैं, कहाँ से खाद लाते हैं, कहाँ से ये पूरा का पूरा नॉलेज लेते हैं, ये सब बातों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हर किसान के बारे में आपके पास में डेटा होना चाहिए। उसका नाम क्या है, कितनी जमीन है, जमीन में इरिगेशन की फैसिलिटी है कि नहीं है, ये सब बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप मान के चलिए कि अगर आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं या फिर अगर आपने कुछ एरिया सिलेक्ट किया है, उस एरिया के अगर 5 गांव में अगर आपने, मैंने 5 विलेजेस की मतलब गांव की बात करी है, 5 जिलों की भी बात नहीं करी है। अगर आप 5 गांव में अगर काम करते हैं तो मुझे लगता है कि जो आपने टारगेट सेट किया है वो टारगेट आपको डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। उस 5 गांव में सोइंग कब होती है, हार्वेस्टिंग कब होती है, कितना खर्चा 1 एकड़ में किसान करता है, कौन सा मतलब कौन सा सेगमेंट हमने पकड़ना चाहिए, कौन सा सेगमेंट नहीं पकड़ना चाहिए, ये बातें आपने डेफिनेटली अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए जिस एरिया में आपने काम किया है। उन सभी किसानों के साथ में आप कांटेक्ट बनाएं, उनके साथ में पूरी इंफॉर्मेशन आप अपनी दे या फिर उनकी तरफ से पूरी इंफॉर्मेशन। देखिए, जब भी किसान के पास में आप जाते हैं एग्रीकल्चर में बात करते वक्त या फिर बिजनेस करते वक्त, बहुत सारे हमारे लीडर्स का एक प्रॉब्लम हो जाता है। वो लोग जाते ही सीधा अपना इंट्रोडक्शन देना चालू कर देते कि वी आर कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर कंपनी एंड वी आर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कंपनी। कभी भी ये बातें, जब तक आपका प्रोडक्ट खेती में परफॉर्म नहीं करता है उस समय तक आपने यही बोलना है कि हम एक एग्रीकल्चर कंपनी की तरफ से आए हैं। वो एक तरीका है खेती करने का और हम जो बता रहे हैं वो एक तरीका है खेती करने का। जब प्रोडक्ट परफॉर्म करता है उसके बाद में खेती में जो दिखता है, रिजल्ट दिखने के बाद आप उसे किसान को ये बोल सकते हैं कि वो जो आप इस्तेमाल कर रहे थे वो केमिकल था, वो पॉइजन था, वो जहर था, और हम आपको जो दवाइयां दे रहे हैं वो आयुर्वेदिक दवाइयां है, ऑर्गेनिक है, और इससे किसी की जान नहीं जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्ल जो है वो केमिकल का खाना खाए या केमिकल युक्त खाना खाए या जहर मुक्त खेती के लिए अगर आप कुछ प्रण लेते हैं आज, तो मुझे लगता है कि इंडिया ग्रो आपके लिए सटीक समाधान दे सकता है, किसानों के लिए सटीक समाधान वो दे सकता है। किसानों के जब से पूरा लिस्ट अगर आप बनाओगे, उनका फोन नंबर आप लोगे, ईमेल आईडी उसका लोगे, पूरी इंफॉर्मेशन जब आप किसान की लोगे, तब आप उनका ग्रुप बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बना सकते हैं। जो भी अलर्ट इंडिया ग्रुप की तरफ से निकलता है, अगर कुछ एटमॉस्फेयर में दिक्कत आ रही है तो आप किसानों को अलर्ट छोड़ सकते हैं कि अभी बारिश आने के आसार हैं,
अब हेल स्टॉर्म होने के आसार है, अब पानी गिरने के आसार है। उस सभी चीजों में आपने खेती की किस तरीके से केयर करनी चाहिए, ये सब बातें आप किसानों को बता सकते हैं। और जो एरिया में आप बिजनेस कर रहे हैं उस एरिया में ओपिनियन लीडर्स कुछ होते हैं, कुछ किसान ऐसे होते हैं कि उनकी बातें पूरी गांव में मानी जाती है। ऐसे किसानों के पास में पहले आपने रिजल्ट लेने चाहिए, और इस तरीके से अगर आप गांव में जाओगे तो आपका एक्सेप्टेंस भी होगा। और हर एक गांव में लगभग 2 से 5 हजार लोगों की या किसानों की पॉपुलेशन होती है, और लगभग 2 से 5 हजार एकड़ की जमीन एक गांव में होती है। अगर आप मान के चलिए कि अगर आपको आपका टारगेट अचीव करना है, तो मुझे लगता है कि ये 5 गांव में अगर एक गांव से अगर आपको लगभग 50 किसान भी मिलते हैं, तो 200 किसानों के साथ में आप डायमंड बन सकते हैं। इतने 5 गांव में आप डायमंड बन सकते हैं। बट एक ही बात है, उस एरिया में उस गांव में वो किसान कब खेती शुरू करता है, बीज कब डालता है, किस तरीके से डालता है, उस सब बातों का आपके पास में डेटा होना बहुत जरूरी है। बट उसके पहले जो अपनी कंपनी की तरफ से लिटरेचर्स बनाए गए हैं, शुरुआत से लेके अंत तक कौन सी दवाइयां किस मात्रा में किस एरिया में कब देनी है और क्यों देनी है, ये पूरी जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। और ये अगर आप किसानों को सही ढंग से अगर बताओगे, जब भी आप अपने प्रोडक्ट केमिकल के साथ में केमिकल के साथ में कंपैरिजन में जब देते हैं, तब आप ये माने आप लोग सब एंटरप्रेन्योर्स हो, बिजनेसमैन हो, तो उसे कभी भी आपको ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि आपने यहाँ पर अगर आप खेती कर रहे हैं उन प्रोडक्ट के साथ में, केमिकल्स के साथ में, जहर के साथ में, और हमारे साथ में जब आप खेती कर रहे हो, तो दोनों के साथ जब आप कंपेयर करोगे तो खर्चे की बात आएगी, खाद की बात आएगी। हर बार खर्चे का कंपैरिजन, जो एक्सपेंसेस आप करोगे, जो खर्चा वो खेती में करता है पर एकड़ में, उसके हर चीज में हर एक्शन के साथ आप उसे इकोनॉमिक्स के साथ में अगर आप जोड़ोगे, खर्चे के साथ में जोड़ोगे, तो निश्चित रूप से उसे कभी भी ये नहीं लगेगा कि आपकी प्रोडक्ट कभी भी महंगी है। क्योंकि अपने प्रोडक्ट महंगे पहले जरूर लग सकते हैं, बट उसकी परिणामकारकता अगर आप देखोगे, लंबे समय के रिजल्ट देखोगे, और क्या क्या चीजें आपकी बचा रहे हैं, अगर आप ये देखोगे, तो पता चलेगा कि अपने प्रोडक्ट कभी भी महंगे नहीं पड़ते हैं। और किसान इस प्रोडक्ट के साथ में खुश भी रह सकता है, उसका खर्चा आधा भी हो सकता है, और उसे उपज दुगनी भी हो सकती है। सबसे पहले ये जान ले कि अगर एग्रीकल्चर का बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग कौन है, हम किस कायदे के अंतर्गत आते हैं, हमारे पास में कौन से सर्टिफिकेशंस हैं, हमारी फिलॉसफी क्या है, हम काम कैसे करते हैं, ये सब बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। सो हु आर वी, हम लोग कौन हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि हम बार बार बोलते हैं कि हमारी सभी दवाइयां जो है, जो हमने इंडिया ग्रुप ब्रांड के अंडर में डाली है, तो ये सभी ब्रांड्स जो है वो लगभग आयुर्वेदिक दवाइयां है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं पाया जाता है। बट अगर हम ये बोलते हैं तो किसी ने सर्टिफाई करना बहुत जरूरी है। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए हमारी जो भी प्रोडक्ट चलते हैं, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है अपेडा, एपीईडीए अपेडा। उसका एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, जिसे सर्वोच्च ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन माना जाता है इस भारत में, उस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का नाम है एनपीओपी एंड एनओपी सर्टिफिकेशन। इन दवाइयों के साथ में अगर कोई किसान अगले 3 साल तक, मगर एक साल में अगर 3 सीजन है, तो अगले 9 सीजन तक, मतलब 3 साल में अगर कोई किसान अपने साथ में जुड़ के अपनी दवाइयां अगर खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद में चौथे साल उस खेती से जो भी उपज निकलेगी वो ऑर्गेनिक कहलाएगी। ऑर्गेनिक सर्टिफाई हम उसे कर सकते हैं। और जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की एजेंसी हमें एनपीओपी सर्टिफिकेशन देती है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वही एनपीओपी की एजेंसी खेती को भी ऑर्गेनिक सर्टिफाई कर सकती है। मतलब वहां से जो भी किसान अपनी उपज चौथे साल में निकालेगा, वो पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक उपज करके, चाहे उस खेती से दालें निकले, चावल निकले, या गेहूं निकले, या फिर जो भी सब्जियां निकले, फल निकले, इन सबको पूरी दुनिया में आप ऑर्गेनिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
सो हमारा एनपीओपी एंड एनओपी सर्टिफिकेशन पाने वाली हमारी प्राइवेट सेक्टर की सबसे पहली कंपनी है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की भी सबसे पहली कंपनी है, और हो सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की लास्ट कंपनी है जिनके पास में एनपीओपी एंड एनओपी सर्टिफिकेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपेडा जो गवर्नमेंट एजेंसी है, उन्होंने ये सर्टिफिकेशन हमें बायोसर्ट इंटर सॉरी इकोसर्ट से हमें ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। हमारे सभी प्रोडक्ट जो है वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट के ऊपर में, वृक्ष आयुर्वेदा ये यजुर्वेदा का एक पार्ट है, हमारा एंसेंट नो हाउ है, हमारा पुश्तैनी knowledge है, हमारी ग्रंथों में ये लिखा गया था। वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट की तरफ से हम हमारे सभी दवाइयां बनाते हैं जो हमारे लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वृक्ष आयुर्वेदा मतलब हर्बल एक्सट्रैक्ट, हर्बल एक्सट्रैक्ट मतलब ऐसे कुछ पौधों से हमने रस बनवाया है या प्लांट ऑयल हमने निकाला है, जिससे हमने ये प्रॉपर डोजेस में ये दवाइयां बनाई है, और ये दवाइयों के इस्तेमाल के साथ में हम अपनी खेती करते हैं। वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट से जो दवाई बनी है उसमें किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं है, कोई पॉइजन नहीं है, या फिर कोई केमिकल इसमें पाया नहीं जाता है। हम वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट से जब भी खेती करते हैं तो किसानों के लिए हम ये पाते हैं कि हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मतलब 1 एकड़ में जितना भी खर्चा उसे आता है वो हम आधा कर सकते हैं। लगभग हम आधा कर सकते हैं, मतलब उसका खर्चा अगर आधा हो गया, आधा खर्चा अगर उसका बचता है तो वही उसका प्रॉफिट भी कहलाता है, और हम खर्चा आधा करते हुए उसकी उपज दुगनी कर सकते हैं। क्योंकि हमने पिछले 75 सालों से या 100 सालों से हमारे जमीन में जो हमारी माँ है, जो धरती माँ को हम बोलते हैं, उस धरती माँ को हमने जहर डाल डाल के एकदम से बेकार बना दिया है, रण बना दिया है। आज भारतवर्ष में ऐसी कई जमीनें हैं, कई एरियाज में सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं जो आज बंजर बनते जा रही है, और उन जमीनों में आज किसी भी प्रकार का कोई खेती संभव नहीं है, घास का तिनका भी नहीं निकलता है। ऐसी बहुत सारी जमीनें पूरी दुनिया में पाई जा रही है। इसीलिए तो पूरी दुनिया में आज आयुर्वेदा का डंका बज रहा है, वृक्ष आयुर्वेदा का डंका बज रहा है। इंडिया में भी आज, भारत में पूरी हर स्टेट में कम से कम 50% एग्रीकल्चर, ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने के लिए आज गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, और हम पिछले 5 सालों से वृक्ष आयुर्वेदा के ऊपर में काम कर रहे हैं। सो हेड्स ऑफ टू मैनेजमेंट, जो इन्होंने ये सोच लेके आए थे, और वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट से हमने किसानों के लिए उसका खर्चा बचाने के लिए हमने ये कंसेप्ट निकाला है। सो हम किस कायदे के अंतर्गत आते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। हम बायोस्टिमुलेंट एक्ट के अंडर में आते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर में अगर जो कायदे चलते हैं अगर उसके बारे में अगर जानकारी रखते हैं, तो एक सीड एक्ट होता है जिसमें जो भी बीज आप खेती में लगवाते हैं, अगर पैकेट वाला बीज अगर आप ला रहे हो तो उसके लिए सीड एक्ट काम करता है। दूसरा काम करता है जो खाद आप केमिकल खाद जमीन में डालते हैं, जो वो केमिकल खाद आता है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंडर में। तीसरी आती है जो दवाइयां आप खेती के ऊपर में जो केमिकल दवाइयां छिड़काव करते हैं जिसमें जहर पाया जाता है, वो आता है पेस्टिसाइड एक्ट के अंडर में। और जो तीनों एक्ट में नहीं आते हैं वो सभी दवाइयां बायोस्टिमुलेंट एक्ट के अंडर में आती है। बट बायोस्टिमुलेंट एक्ट में हमारी जो भी 9 प्रकार की दवाइयां है, ये सभी दवाइयां बायोस्टिमुलेंट एक्ट के अंडर में आती है। आपने पीछे में मेरे इसमें सुना होगा कि अगर हमारी दवाइयों में कोई जहर नहीं है, तो कोई पॉइजन नहीं है, तो ये काम कैसे करता है ये जानना बहुत जरूरी है। सो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर में जो आपको सर्टिफिकेशन दिख रहा है, ये इकोसर्ट जर्मनी की तरफ से हमें एनपीओपी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। अगर आप इस सर्टिफिकेशन का नंबर अगर देखोगे तो ये नंबर जो है 002 है, और इसमें सभी प्रकार के प्रोडक्ट, ये सर्टिफिकेशन अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपेडा की वेबसाइट में अगर जाके आप देखोगे तो आपको ये सर्टिफिकेशन उनकी वेबसाइट के ऊपर में या माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से देखने को मिलेगा। हमारा जब भी बिजनेस आप स्टार्ट करो, अपना जो बिजनेस इंडिया ग्रो का स्टार्ट करो, तो क्या चीज हमने करनी चाहिए, टू डू एंड नॉट टू डू, ये दो चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है।
क्या हम लोगों ने इंडिया ग्रो प्रोडक्ट्स को बेचते समय क्या केयर लेना चाहिए, क्या हम लोगों ने करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इंडिया ग्रो के जितने भी नौ प्रोडक्ट हम दे रहे हैं आप लोगों के लिए, आप जो बेचने वाले हैं, इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पहले पढ़े। हमारी मैनेजमेंट ने जितने भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस या लिटरेचर्स बनवाए हैं, उसी लिटरेचर का आधार लेते हुए, उसी को पढ़ते हुए, ना कि बल्कि बहुत सारे मैंने देखे हैं यूट्यूब के ऊपर में टेक्निकल लोग बने हैं और वो लोग अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। जितना कंपनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताती है, उतने ही टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को आपने फॉलो करना चाहिए, उसी को बिलीव करना चाहिए। हमारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके डोजेस क्या है, उसका टाइम ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ये सब बातें आपको जानना जरूरी है। मतलब यही कि जब आप इंडिया ग्रो प्रोडक्ट्स का किसानों के पास जाते समय या जाने से पहले अपने सभी प्रोडक्ट का स्टडी करना बहुत जरूरी है। दूसरा, बिफोर रिकमेंडेशन ऑफ एनी फार्मर, मतलब जब भी आप किसानों को कुछ रिकमेंडेशन करते हैं, उस समय जितना भी आपके लेबल के ऊपर में, लिटरेचर के ऊपर में बताया गया है, बोतल के ऊपर में लिखा गया है, वही आप बेस बनाइए। सुनी सुनाई बातों के ऊपर में आप ना जाएं, और जितना बोतल के ऊपर में लिटरेचर में लिखा गया है उतना ही बताइए, डोजेस भी उतना ही बताइए। क्योंकि हम लोग हैं नेटवर्कर, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी रिजल्ट को 2x 10x करके भी हम बताते हैं। जितना बोला गया है उतना ही बताइए, जितना डोजेस बोले गए हैं उतना ही बताइए। अगर हम कहते हैं कि किस प्रोडक्ट के साथ में हमने कुछ दवाइयां मिक्स करनी चाहिए, कुछ प्रोडक्ट के साथ में नहीं करनी चाहिए, तो अपने प्रोडक्ट को जब आप स्टडी करेंगे तो उसके लिमिटेशंस आपको पता होना बहुत जरूरी है। हमारी सभी दवाइयां आप किसी भी केमिकल के साथ में मिक्स कर सकते हैं, बस उस केमिकल में कॉपर या सल्फर जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब अपनी दवाइयां दुनिया के किसी भी केमिकल के साथ में मिक्स की जा सकती है, बस शर्त एक है कि उस दवा में कॉपर या सल्फर नहीं होना चाहिए। क्या हम अपने दवाइयां अपनी दवाइयों के साथ में अपना कोई प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के साथ में मिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, अपना कोई भी प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के साथ में मिक्स कर सकते हैं। बस एक कंडीशन जरूरी है, यमाई वीर का कॉम्बिनेशन कभी भी आप यमाई प्राउड के साथ में नहीं करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, यमाई वीर का कॉम्बिनेशन कभी भी आप यमाई प्राउड के साथ में नहीं करोगे, और यमाई सिट्रा का कॉम्बिनेशन कभी भी आप यमाई प्राउड के साथ में नहीं करोगे। बट और एक दो बातें हैं। जो अपना नया प्रोडक्ट है ओलीव, ओलीव का भी कॉम्बिनेशन कभी भी आप यमाई वीर एंड यमाई सिट्रा के साथ में नहीं करेंगे। मतलब एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, यमाई वीर का कॉम्बिनेशन आप यमाई प्राउड के साथ में या ओलीव के साथ में नहीं करोगे। यमाई सिट्रा का कॉम्बिनेशन आप या यमाई प्राउड या फिर ओलीव के साथ में नहीं करोगे। बाकी कोई भी प्रोडक्ट किसी के साथ भी मिक्स किया जा सकता है। इंडिया ग्रुप प्रोडक्ट्स में हम आपको हर बार बोलते हैं, या तो आप जब भी इस्तेमाल करें, किसानों को भी ये बताए कि सुबह सुबह अपनी प्रोडक्ट का आपने स्प्रे करना चाहिए। बट सबसे अच्छे रिजल्ट आपको तभी मिलते हैं जब लेट इवनिंग, मतलब 3 से दिन ढलने के बाद अगर आप अपनी दवाइयों का छिड़काव खेती के ऊपर में करते हैं, मतलब 3 से 4 बजे के बाद, दोपहर के 3-4 बजे के बाद में अगर आप अपनी दवाइयों का छिड़काव खेती के ऊपर में आप करेंगे, तो आपको 100% रिजल्ट मिलता है। स्कॉर्चिंग इफेक्ट नहीं मिलेंगे या जलने वाली चीजें आपको नहीं लगेगी, सनबर्न वगैरह ऐसे कंप्लेंट्स आपको नहीं आएंगे। दूसरी बात, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी कोई भी दवाइयां किसी भी ऐसे स्प्रे पंप या ब्लोअर से इस्तेमाल नहीं करें जिससे पहले आपने विडीसाइड या हर्बिसाइड या खरपतवार का इस्तेमाल किया हो, या खरपतवार जिस पंप से या ब्लोअर से आप इस्तेमाल कर रहे हो, उस पंप से अपनी कोई भी दवाइयां आप छिड़काव नहीं करोगे। बट अपना एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है
या माई स्प्रे प्लस, ये किसी भी दवाई के साथ में मिलाया जा सकता है, चाहे वो केमिकल हो, ऑर्गेनिक हो, जहर हो, पॉइजन हो, किसी के साथ भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी राज्य में राज्य सरकार ने खेती करने के लिए जितने भी स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बताई गई है, वही उसी हिसाब से हमने अपने लिटरेचर बनवाए हैं। उन स्टेट का, उन राज्य सरकार का जो रिकमेंडेशन है उसका ख्याल रखें और उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन करें। जो जो प्रोडक्ट का परहेज बताया गया है वो प्रोडक्ट का परहेज बिल्कुल करें। हमारे किसी भी प्रोडक्ट के साथ में आप अगर जब काम करते हैं, डोजेस जितने बताए गए हैं उससे ज्यादा अगर आप डोज बताओगे तो किसान को खर्चा ज्यादा होगा। बट खेती के ऊपर में उसका नुकसान कुछ नहीं होगा, बट किसानों को खर्चा ज्यादा होगा। हम यहाँ पर किसानों का खर्चा आधा करने आए हैं। जब हम उसका खर्चा आधा करने आए हैं तो उसका खर्चा डेफिनेटली नहीं बढ़ाना चाहेंगे। इसलिए डोजेस प्रॉपर बताए और रिजल्ट आप उसी तरीके से ले। किस समय आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है वो जो हमारी तरफ से आपको बताया गया है, बार बार बताते हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में आपने रिकमेंडेशन बताना चाहिए। तो आगे चलते हैं। अपनी जो प्रोडक्ट रेंज है, उन प्रोडक्ट रेंज के बारे में आप सटीक जानकारी रखें। एक पॉइंट्स वाइज अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सामने अगर कागज और पेन है, अगर डायरी आपके सामने है, तो एक एक चीज के बारे में नोट डाउन करके रखें। और जितनी बात आप नोट डाउन करके रखेंगे उतनी बात आप किसान को बताओगे। तो अपनी प्रोडक्ट रेंज में सबसे पहले आपका चाहिए प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है भुवस्त्रा सुपर, ग्रोमेजिक एडवांस, एमआई स्प्रे प्लस, एमआई वीर, एमआई प्राउड, एमआई सिट्रा मॉडिफाई एंड वायरस प्लस। ये प्रोडक्ट आपके सामने आता है। इसके बाद भी एक प्रोडक्ट आपके सामने आता है जिसका नाम है ओलीव। तो ये सभी प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहले प्रोडक्ट के ऊपर में भुवस्त्रा सुपर। भूवस्त्र सुपर ये एक सॉइल स्टेरिलाइजेशन फार्मूला है। ये और ग्रैन्युलर फॉर्म में आता है। स्टेरिलाइजेशन, सैनिटाइजेशन, ये बारे में आप सब लोग जानते हैं। इस बारे में क्यों जानते हैं? क्योंकि आप कोरोना के पीरियड से गुजर चुके हैं। कोरोना के पीरियड में जैसे आप अपनी हाथों को सैनिटाइज करते थे, कुछ चीजों को हाथ लगाते समय पहले सैनिटाइज करते थे, उसी तरीके से जमीन में आपने जब बीज डालने हैं, आने वाले दिनों में आप गेहूं डालने वाले हैं, सरसों डालने वाले हैं, आलू की खेती आप करने वाले हैं, या गन्ने की खेती स्टार्ट होगी, या फिर चने की खेती आपके एरिया में स्टार्ट होने वाली है, सब्जियों की बहुत सारी चीजें डालने वाले हैं। इन सभी जगह पर जब आप जमीन में डालते हैं, कुछ चीज अगर जमीन में डालते हैं, उस समय जमीन को सैनिटाइज करना या स्टेरिलाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि जो चीजें आपकी खेती के ऊपर में आती है, चाहे उसमें कीड़े हो, चाहे सुंडी हो, चाहे इल्ली आती हो, या फिर रस चूसने वाले कीड़े आते हो, या किसी भी प्रकार का कोई फंगस आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, या कोई वायरस आता है, सबका घर जो है वो जमीन होता है। अगर आपने सही ढंग से जमीन को अगर सैनिटाइज कर लिया, स्टेरिलाइज कर लिया, तो मुझे लगता है कि जितने कीड़े आपके इन फ्यूचर खेती के ऊपर में जितने कीड़े आने वाले हैं, जितनी इल्ली आने वाली है या सुंडी आने वाली है, रस चूसने वाले कीड़े आने वाले हैं, या फिर फफूंद आने वाली है, फंगस आने वाला है, बैक्टीरिया आने वाला है, वायरस आने वाला है, मतलब जितने भी जीव आपकी खेती का नुकसान करते हैं वो जमीन में ही जन्म लेते हैं। और आपने अगर जमीन में भूतल सुपर अगर डाल दिया तो आपकी जमीन सैनिटाइज हो जाएगी, स्टेरलाइज हो जाएगी, और जितने भी कीड़े या फफूंद आपकी खेती के ऊपर आने वाला है, ये लगभग 50 से 75% आपके जमीन में कम हो जाता है, और आपका छिड़काव करने का जो खर्चा है वो भी कम हो जाता है। भूअसरा सुपर सॉइल सैनिटाइजेशन फार्मूला है। ये ग्रेनुलर फॉर्म में आता है। भूअसरा सुपर कतई फर्टिलाइजर का विकल्प नहीं है, या फर्टिलाइजर नहीं है, या फर्टिलाइजर का कोई विकल्प नहीं है। ये अल्टरनेटिव नहीं है। ये ग्रेनुलर फॉर्म में आता है। ये जमीन में डालने वाली चीज है, ये कोई छिड़काव करने वाली चीज नहीं है। बहुत सारे किसान इसको बकेट में डाल के 2-2 3-3 दिन तक रुकते हैं और फिर बोलते हैं कि सर ये ग्रेन्यूल तो पानी में घुल नहीं रहा है।
क्योंकि ग्रेन्यूल ये पानी में घुलने वाला नहीं है। ये ग्रेन्यूल जो है ये दानेदार फॉर्म में आता है, और ये दाना जो होता है उसके ऊपर में अपनी दवाई चिपकाई रहती है। और ये दवाई जब जमीन के ऊपर में आप ये ग्रेन्यूल फेंकते हैं, 1 एकड़ में 4 किलो, मतलब 2 पैकेट 1 एकड़ में जाता है। अब ये कब डालना है आपको? भूअस्त्र सुपर आपको जमीन में जब आप बीज लगवाते हैं या फिर बीज अंकुरित होके बाहर आएगा, उसके बाद में अगर आप इसे जमीन के सतह के ऊपर में अगर फैला देंगे 1 एकड़ में 4 किलो, तो निश्चित रूप से जब भी आप भूअस्त्र सुपर डालने के बाद में पानी देते हैं, पानी के संपर्क में जब भी भूअस्त्र सुपर का ग्रैन्यूल आएगा, उसके ऊपर में कोट की भी जो भी दवाई है पानी के संपर्क में आएगी, पानी में घुल जाएगी और ये जमीन में चली जाएगी। और जैसे ही जमीन में ये जाएगी, जड़ों के साथ में चिपक जाएगी। जो पौधा आपने जमीन में लगवाया है, जो बीज आपने जमीन में लगवाए हैं, जो आलू आप जमीन में डाल रहे हैं, वो अंकुरित होके ऊपर आएगा, जड़ें जमीन में चली जाएगी, जड़ों के साथ में ये भूअस्त्र सुपर जो पानी में घुल के अंदर चला गया है, ये जड़ों के साथ में चिपक जाएगा और अगली 6 महीने तक, मतलब 180 दिन तक आपके खेती में रहेगा और आपकी जड़ों का नुकसान होने से बचाता है। जमीन से जितने भी कीड़े आपकी पौधों के जड़ों को ऊपर में नुकसान करते हैं, जैसे सफेद लट हो गया, या फिर टर्माइट्स हो गए, कटवर्म्स हो गए, स्नेल्स हो गए, गोगल गाय जिसे बोलते हैं, क्रिकेट हो गया, ऐसे अनगिनत कीड़े जो जमीन से आते हैं, जो जड़ों के ऊपर में उपजीविका करते हैं, खाना खाते हैं और जड़ों को खत्म करने की चेष्टा करते हैं, इन सभी कीड़ों को रोकथाम करने का काम भूअस्त्र सुपर करता है। ये काम कैसे करता है? भूअस्त्र सुपर जब आप बीज जमीन में लगवाते हैं और जमीन में लगवाने के बाद में बीज अंकुरित, सबसे पहले हम क्या बोलते थे कि जमीन आप जब तैयार करते हैं उस समय आपने भूअस्त्र सुपर डालना चाहिए। बट बहुत सारे रिसर्च के बाद में ये पाया गया है कि अगर भूअस्त्र सुपर का अगर अच्छा रिजल्ट अगर आपको लेना है, तो जमीन में आप बीज जब जमीन में डालते हैं, आलू की खेती के लिए आप अलग तरीके से कर सकते हैं, गन्ने की खेती के लिए अलग तरीके से कर सकते हैं, बट जो बीज आप जमीन में डालते हैं उस समय बीज अंकुरित होने दे, मतलब चने का अंकुरन होने दे, गेहूं का अंकुरन होने दे, या फिर धान की खेती में, जीरी की खेती में अंकुरित होने दे, या फिर आपने जब पौधा रोपाई जब कर दी है उस समय आप अगले 45 दिनों तक भूअस्त्र सुपर जमीन में आप डाल सकते हैं। बट इन केस ऑफ गन्ना जब आप लगवाते हैं या आलू की जब आप खेती करते हैं, उस समय जब आप आलू जमीन में डालते हैं उसी समय भूअस्त्र सुपर जमीन में डालना जरूरी है, क्योंकि जो आलू आप काट के डालने वाले हैं वो आलू पूरी तरीके से स्टार्च से बने होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही आपने आलू जमीन में डाला, उसके ऊपर में जमीन में जितने भी कीड़े होते हैं वो आलू के ऊपर में अटैक करते हैं, मानो आपने आलू का पराठा बना के जमीन में डाल दिया, उसी के ऊपर में ये सब कीड़े जमीन से अटैक करते हैं और उस आलू को या फिर आलू के टुकड़े को जर्मिनेट नहीं होने देते, और ऐसे बहुत सारे आलू का नुकसान अपना हो जाता है। इसलिए जब भी आप आलू की खेती करें या गन्ने की खेती करें, जमीन जब तैयार करते हैं उसी समय आपने भूअस्त्र सुपर जमीन में डालना बहुत जरूरी है। बट एक बात का ख्याल जरूर रखें, भूअस्त्र सुपर जब भी आप जमीन में डालते हैं उसके बाद इरिगेशन का फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है। जब तक आप भूअस्त्र सुपर को पीछे से पानी नहीं देते हैं, वो सुपर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ग्रैन्यूल के ऊपर में जो भी दवाई चिपकाई गई है वो पानी के साथ में जब मिल जाती है, जड़ों के पास चली जाती है, जड़ों के साथ में चिपक जाती है, और जो कीड़े आपकी जड़ों को खाने की कोशिश करेंगे उसके साथ में 4 पॉइंट प्रोग्राम हो जाता है। पहली बात उस कीड़े के साथ में ये हो जाती है कि जिस जड़ों के ऊपर में भूअस्त्र सुपर का लिक्विड चिपक गया है, उसके ऊपर में जब भी ये खाने की कोशिश करेंगे कीड़े, उन कीड़े का सबसे पहले मुंह बंद हो जाएगा। दूसरी बात उसके साथ में ये हो जाएगी कि उसे ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा। तीसरी बात उस कीड़े के साथ में ये हो जाएगी कि उसका ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद में उसे पैरालिसिस का अटैक आएगा, तो उसके शरीर आड़ा तिरछा हो जाएगा। और चौथी बात उस कीड़े के साथ में ये हो जाती है
कि उस कीड़े के शरीर से पानी बाहर निकल जाता है, और इस तरीके से ये भूअस्त्र सुपर का जो पानी में घुल के जड़ों के ऊपर में चला गया है, कीड़ा जमीन में ही अपना दम तोड़ देता है, और 24 घंटे के अंतराल में आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं। और जो केमिकल आप जमीन में डाल रहे थे, जो भी जिस भी प्रकार का केमिकल जमीन में डालते हैं किसान, वो लगभग 45 डेज मतलब 45 दिन का रिजल्ट देता है। बट भूअस्त्र सुपर आपके जमीन में आपकी जड़ों के साथ में चिपका रहता है 180 दिन तक, मतलब 6 महीने तक आपको रिजल्ट देता है। अब आप ये कहेंगे कि 6 महीने तक रिजल्ट देता है तो 3 3 महीने के हम 2 क्रॉप ले सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जड़ों के साथ में चिपका रहता है। बट जड़े पहला अगर आपने क्रॉप हार्वेस्ट कर लिया, अगर जड़ों के साथ में अगर आपने पहले पौध अगर निकाल दी और दूसरी पौध आप लगाने जा रहे हैं या बीज लगवाने जा रहे हैं, उस समय वो जड़ों के साथ में निकल जाएगा। जब जब भी नया बीज जमीन में लगेगा, उस समय भूअस्त्र सुपर आपको 1 एकड़ में 4 किलो मतलब 2 पैकेट डालने होंगे। जब जब किसान बीज लगवाता है, रोपाई करता है, या आने वाले दिनों में आलू लगवाने वाला है, उस समय आपको भूअस्त्र सुपर जमीन में देना बहुत अनिवार्य हो जाता है। अब जो सालों साल चलने वाली फलों की खेती होती है, जैसे किनो हो गया, ऑरेंजेस हो गया, बनाना की खेती, केले की खेती होगी, या गन्ने की खेती होगी, या मैंगो मतलब आम की खेती होगी, अमरूद की खेती होगी, या फिर हरियाणा एंड पंजाब में पॉपुलर की खेती होती है। इस सभी प्रकार की खेती में आप जमीन में हर 6 महीने बाद पेड़ की जड़ों के साथ में तने के रिंग बनवा के आप एक पेड़ को 25 से 50 ग्राम हर 6 महीने के बाद में आपको एक डोज देना है। गन्ने की खेती में हर 6 महीने बाद आपको एक डोज देना है। केले की खेती में एक बार आपको हर 6 महीने के बाद में एक डोज देना है। ऑरेंजेस या किनो की खेती में, संतरे के या किनो की खेती में, नींबू की खेती में, आम की खेती में, हर जगह आपको हर 6 महीने बाद एक डोज जरूर देना है। और पेरेनियल खेती में, जो सालों साल चलने वाली खेती होती है, वो ध्यान रखें जब बाहर ट्रीटमेंट होती है, मतलब जब आपके आम के ऊपर में फूल लगने का समय होता है, या ऑरेंजेस में फूल लगने का, किनो के ऊपर में फूल लगने का जब सीजन होता है, उसके 3 महीने बाद आपको भूअस्त्र सुपर जमीन से देना है। ये सॉइल सैनिटाइजेशन, सॉइल एप्लीकेशन के लिए भूअस्त्र सुपर आपको जमीन से ही देना है। ये स्प्रे करने वाली दवाई नहीं है। और मैं फिर से रिपीट करूंगा, भूअस्त्र सुपर ये कोई खाद का अल्टरनेटिव नहीं है, और ये कोई फर्टिलाइजर का अल्टरनेटिव नहीं है। भूअस्त्र सुपर आपके स्क्रीन के ऊपर में जो भी कीड़े दिखाई दे रहे हैं, जो ऊपर में सफेद लट है, या दीमक है, जो मोल क्रिकेट है, या फिर आपके बहुत सारे कटवर्म्स आते हैं, या फिर आजकल ये शंखी भी आपके खेती के ऊपर में आता है, ये सब बातें जब आपको खेती जमीन के अंदर में आती है तो जड़ों के ऊपर में बड़ा नुकसान करती है, खेती का बड़ा नुकसान करते हैं। जमीन से आने वाले कीड़ों को अगर रोकथाम करना है, भूअस्त्र सुपर अगर जमीन में डाला है, तो कम से कम 20% आपका जो खेती का नुकसान है वो होने से बच जाता है। मतलब अगर नुकसान होने से बच जाता है तो आपकी खेती में उपज ज्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके और भी फायदे हैं। ये भूअस्त्र सुपर जब आप जमीन में डालते हैं तो बीज का जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो भी बढ़ जाता है। भूअस्त्र सुपर जब आप जमीन में डालते हैं, और भूअस्त्र सुपर के ग्रेन्यूल के साथ में जब भी आप उसका लिक्विड पौधों को मिलता है, तो जमीन का टेक्सचर और स्ट्रक्चर भी चेंज कर देता है, और शुरुआती अवस्था में आपकी पौधों को इनिशियल ग्रोथ देने का काम भी बहुत अच्छा करता है। अगर आप पौध अगर आपके खेती में लगवा रहे हैं, तो उस पौध को बहुत जल्दी आपके जमीन में सेटल करने का काम भूअस्त्र सुपर करता है। उसका और भी एक फायदा आपको यह होता है कि ये हर्बल एक्सट्रैक्ट है। भूअस्त्र सुपर आप जब जमीन में डालते हैं, उनका जो हर्बल एक्सट्रैक्ट जमीन में चले जाते हैं, तो जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज बढ़ जाता है। और ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज अगर बढ़ गया, तो जमीन में जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, जितने जीव पाए जाते हैं, वो जीव उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जमीन उपजाऊ हो जाती है, और जमीन
अब उपजाऊ अगर हो गई और माइक्रोब्स अगर जमीन में अगर ज्यादा बढ़ गए, मतलब जीव अगर जमीन में ज्यादा बढ़ गए, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाती है और जमीन को उपजाऊ बनाने का काम भूस्तर सुपर करता है। ये खाद नहीं है, बट खाद से कम काम भी नहीं करता है। ये खाद में जो जमीन में पड़ा हुआ खाद है उसे अवेलेबल फॉर्म में लाने का काम और जड़ों के पास पहुंचाने का काम भूस्तर सुपर। ये इनडायरेक्ट रिजल्ट भूस्तर सुपर के मिलते हैं, बट डेफिनेटली किसानों के लिए फायदेमंद होता है। किसान जब भी कोई खेती शुरुआत करने वाला है, उस समय हर इंच भर जमीन में आपको भूस्तर सुपर डालना होगा। अगले प्रोडक्ट के ऊपर में चलते हैं, जिसका नाम है ग्रोमेजिक एडवांस। ग्रोमेजिक एडवांस ये थर्ड जनरेशन नैनो टेक्नोलॉजी जस्मोनेट बेस्ड प्रोडक्ट है। थर्ड जनरेशन मतलब ये दुनिया का सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के लाने वाला पहला प्रोडक्ट है। अब नैनो टेक्नोलॉजी का बोलबाला तो सभी लोगों ने देखा होगा। हर टेक्नोलॉजी, ये नैनो टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में आ रही है। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब क्या, अगर सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है। मतलब कम मात्रा में आपको दवाई लगती है, बट उसके रिजल्ट बहुत कारगर होते हैं और लंबे समय के लिए चलने वाले नैनो टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है। ये नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में अगर आपको गलत ना बोलूं, तो अगले कुछ सालों में अगर आप ये देखोगे तो बोतल वाला या फिर 5-5 लीटर वाली कैन वाला या फिर बहुत सारे ग्रेनुल वाली सभी चीजें बंद हो जाएगी और अगले कुछ सालों के बाद में आपकी खेती सिर्फ टैबलेट एंड कैप्सूल वाली होने वाली है। 1 एकड़ के लिए एक टैबलेट, एक पंप के लिए एक कैप्सूल, इस तरीके से खेती ये संभव हो पा रहा है नैनो टेक्नोलॉजी। पूरी दुनिया में नैनो टेक्नोलॉजी से खेती के लिए जो भी प्रोडक्ट बना था उसका नाम है ग्रोमेजिक एडवांस। और ये टेक्निकल और ये प्रोडक्ट पाउडर फॉर्म में आता है। और ये शुरुआती अवस्था में बेसल डोज के, मतलब आप जो फर्टिलाइजर या खाद, केमिकल खाद जमीन में डाल रहे हैं, अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि केमिकल खाद आपको डालना चाहिए, बट जमीन में जितना भी खाद आप डाल रहे हैं उसके साथ में ग्रोमेजिक एडवांस जब आप मिला के जमीन में देते हैं, मतलब जब आप बीज जमीन में लगवा रहे हैं उस समय आपको भूस्तर सुपर 1 एकड़ में 4 किलो, मतलब 2 पैकेट डालने हैं। बट उसके साथ में जो खाद आप जमीन में डाल रहे हैं, अगर उसके साथ में ग्रोमेजिक एडवांस का 100 ग्राम का एक पैकेट अगर आप मिला के जमीन में डालते हैं, तो आपके खाद का खर्चा आधा करने का काम ग्रोमेजिक एडवांस करता है। ये क्यों होता है ये समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, और तो ये समझना बहुत जरूरी होगा, जो खाद आप जमीन में डालते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर जमीन में डालते हैं, ये फर्टिलाइजर, ये खाद आपकी पौधों को लगने के लिए, पेड़ को लगने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए लगभग 16 से 21 दिन लगते हैं। अगर आपने आज यूरिया डाली तो 16 से 21 दिन बाद आपकी पेड़ को वो खाद मिलता है। मतलब उस समय तक आपका जो खाद डाला हुआ है उसमें से नाइट्रोजन उड़ जाता है, क्योंकि ये वोलेटाइल होता है, हवा में नाइट्रोजन उड़ जाता है या पानी के संपर्क में आने के बाद में जमीन के नीचे चला जाता है और आपके पेड़ में फर्टिलाइजर कभी भी नहीं चलता है। बट ये फर्टिलाइजर अगर आपका 21 दिन में अगर अवेलेबल हो रहा है पेड़ को, तो अगर आपने ग्रोमेजिक एडवांस अगर फर्टिलाइजर के साथ में मिला के दिया है, तो जो 16 से 21 दिन की फर्टिलाइजर की प्रोसीजर है वो मात्र 5 दिनों में कंप्लीट हो जाती है। और जो लॉसेस आपके, मतलब पानी में मिलके जो जमीन में लॉस होने वाला था या हवा में यूरिया उड़ जाने वाला था, उसका नाइट्रोजन उड़ जाने वाला था, वो फर्टिलाइजर का लॉसेस आपका 100% कम हो जाता है। और जितना आपने खाद डाला था, एक रिसर्च के द्वारा ये पता चला है कि जितना खाद आप जमीन में डालते हैं, किसान डालते हैं, उसमें से लगभग 80 से 90% आपके खाद का नुकसान होता है। ये या तो भाप बन के उड़ जाता है हवा में, या फिर पानी की साथ में लीचिंग लॉसेस हो जाता है। बट जब आप जब फर्टिलाइजर के साथ में ग्रोमेजिक एडवांस डालते हैं, उस समय आप ये पाते हो कि ये फर्टिलाइजर 5 दिनों में मात्र आपके पेड़ को अवेलेबल कराने का काम ग्रोमेजिक एडवांस करता है। इसलिए आपका फर्टिलाइजर 100% आपके पेड़ को मिलता है। वहां पर अगर आपने 100 केजी अगर फर्टिलाइजर डाला, तो उसका 80 केजी 80 किलो आपका लॉस होने वाला था। बट
मैजिक एडवांस का 100 ग्राम का मात्र छोटा पाउच अगर फर्टिलाइजर में मिला के आप डालते हैं, तो आप ये पाते हैं कि आपका 100% जो फर्टिलाइजर आप जमीन में दे रहे, वो आपके खाद आपके पेड़ को मिलता है या पौधों को मिलता है। इसीलिए जब जब किसान फर्टिलाइजर जमीन में डालता है, खाद जमीन में डालता है, उसका डोज आधा करे और उसके साथ में ग्रो मैजिक एडवांस 1 एकड़ में आप ग्रो मैजिक एडवांस का 100 ग्राम का डोज दे। दूसरी बात, इसका और एप्लीकेशन आप कब कर सकते हैं? जब जमीन से बीज अंकुरित होके, मतलब अभी आप आने वाले दिनों में गेहूं, चना, आलू की खेती आप करने वाले हैं, सरसों की खेती करने वाले हो, गुजरात वाले सुन ले, जीरे, या राजस्थान में जीरे की खेती होने वाली है, या सब्जियों की खेती होने वाली है, उस समय बीज अंकुरित होके ऊपर आने के बाद जब 30 से 40 दिन का आपका पहला मतलब पौधा हो जाता है, उस समय आपने ग्रो मैजिक एडवांस का पहला छिड़काव करना चाहिए। और दूसरा छिड़काव करना चाहिए जब आपके पेड़ के ऊपर में फ्लावरिंग शुरुआत हो जाती है, फूल की शुरुआत हो जाती है, उस समय आपने दूसरा छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव का डोज है ग्रो मैजिक एडवांस का 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। तो एक जमीन में आपको देना है खाद के साथ में। और जब जब किसान जमीन में खाद डालता है, उस समय आपने ग्रो मैजिक एडवांस 1 एकड़ में 100 ग्राम देना है। और पहला छिड़काव बीज अंकुरित होने के बाद में 45 डेज के बाद में आपने पहला छिड़काव करना है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से। फायदा क्या करता है? जब आप 45 दिनों में पहला छिड़काव ग्रो मैजिक एडवांस का पंप में डाल के जब करते हैं, उस समय ये पाते हैं कि आपका पौधा एक तो शुरुआती अवस्था में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा, उसकी शाखाएं बढ़ा देगा, शाखाओं के ऊपर में जितने पत्ते लगे हुए हैं उन पत्तों की संख्या बढ़ा देगा, उन पत्तों को लंबा चौड़ा करेगा। और उसका मतलब अगर आप कभी कभी ये देख सकते हैं कि नॉर्मल पत्तों से भी साइज उसकी ज्यादा हो जाती है, उसको रिसेप्टिव बना देते हैं, क्योंकि जितना खाना पौधों में बन रहा है, वो खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है, जिसे फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण जिसे बोला जाता है, ये होता है पत्तों में। और पत्ते 12 घंटे एक्टिव रहते हैं, जितना दिन होता है उतना ही आपके पत्ते एक्टिव रहते हैं। बट जब आप ग्रो मैजिक एडवांस का पत्तों के ऊपर में छिड़काव करोगे, तो आपके पत्ते दिन और रात 24 घंटे एक्टिव रहते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। तो पत्तों की संख्या बढ़ाने का काम, शाखाओं की संख्या बढ़ाने का काम, शुरुआती अवस्था में पौधों की इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ा के उसकी हाइट बढ़ाने का काम, मतलब पौधा जब छोटा होता है तो उसकी बॉडी और उसका स्ट्रक्चर बनाने का काम ग्रो मैजिक एडवांस करता है। जब आप जमीन में डालते हैं, उस समय रूट डेवलपमेंट, जहां पे ग्रो मैजिक एडवांस डाला है और जहां पर ग्रो मैजिक एडवांस नहीं डाला है, अगर दोनों जगह पे अगर आपने पौधे उखाड़ के अगर देखे, तो जमीन में आप ये पाओगे कि जहां पे ग्रो मैजिक एडवांस डाला है वहां पर सफेद जड़ों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बट जहां पर आपने ग्रो मैजिक एडवांस नहीं डाला है, आपकी जड़ों की संख्या बहुत कम हो जाती है, लगभग 100% ज्यादा आपको जड़ों की संख्या मिलती है। शुरुआती अवस्था में जब आप 30 to 45 डेज में पहला छिड़काव करते हैं, तो शुरुआती अवस्था में प्लांट स्टैंड आपको बहुत ज्यादा मिलता है, पत्तों की संख्या ज्यादा मिलती है और आपको बहुत ज्यादा हाइट मिल जाती है। जब आप फूल जब आपके पेड़ के ऊपर में लगते हैं, तो फूलों की संख्या बढ़ाने का काम, फूलों का फलों में कन्वर्शन बढ़ाने का काम, फूल और फल जो नीचे गिरते हैं उससे रोकथाम करने का काम ये ग्रो मैजिक एडवांस करता है। जो भी दाने या फल आपके पेड़ के ऊपर में लगते हैं, उसका टेस्ट वेट बढ़ाने का काम, मतलब उसका वजन बढ़ाने का काम, साइज बढ़ाने का काम, उसमें शुगर का कंटेंट बढ़ाने का काम, उस फल की चमक बढ़ाने का काम, उसकी टेस्ट बढ़ाने का काम, उसका फ्रेग्रेंस सुगंध बढ़ाने का काम, उसका ओडर बढ़ाने का काम, उसका कीपिंग क्वालिटी, मतलब लंबे समय तक उसे आप स्टोर कर सकते हैं, ये बढ़ाने का काम। और फलों में शुगर कंटेंट बढ़ाने का काम आप ये ग्रो मैजिक एडवांस डेफिनेटली करता है। जब जब भी किसान ज्यादा उपज के बारे में सोचता है, तो ग्रो मैजिक एडवांस का कम से कम 3 बार इस्तेमाल कर सकता है। पहली बार जब ग्रो मैजिक एडवांस जमीन में आप डालते हैं, और एक फायदा आपको मैं बताना चाहूंगा,
जमीन में जब भी ग्रो मैजिक एडवांस आप डालते हैं, उस समय जमीन से आने वाली जितनी भी खेती है, जैसे प्याज जमीन में आता है, आलू जमीन में आता है, हल्दी आती है, लहसुन आता है, अदरक आता है, मूली आते हैं, गाजर आता है, या चकुंदर आता है, या फिर शकरकंदी आती है, ऐसे जितने भी क्रॉप जो जमीन से आते हैं, उस सब में आप ये पाते हो कि जमीन से आने वाले प्याज एक समान निकलते हैं, गाजर एक समान निकलता है, आलू एक समान निकलता है। कभी भी आप ये नहीं पाओगे कि छोटा आलू या बड़ा आलू निकला है, एक समान निकलता है। हल्दी में कुरकुमिन परसेंटेज बढ़ता है। जब भी ग्रो मैजिक एडवांस आप छिड़काव करते हैं ऊपर से, उस समय अल्कलॉइड कंटेंट बढ़ता है, मतलब प्याज में तीखापन बढ़ता है, मसालों की पदार्थ में उसका टेस्ट बढ़ता है, उसका ऑयल कंटेंट बढ़ता है। अगर आने वाले दिनों में सरसों की अगर आप खेती कर रहे हैं, तो सरसों में लगभग 2% ऑयल कंटेंट बढ़ता है, मतलब दाने का वजन बढ़ता है। सोयाबीन की खेती में आपका ऑयल कंटेंट बढ़ता है। मूंगफली की खेती में ऑयल कंटेंट बढ़ता है। जीरे की खेती में राजस्थान और गुजरात में जीरे की खेती होती है। जीरे की खेती में उसका अल्कलॉइड कंटेंट बढ़ाने का काम, मतलब ऑयल कंटेंट और अल्कलॉइड कंटेंट बढ़ाने का काम ग्रोमेजिक एडवांस करता है। उसका टेस्ट वेट बढ़ाने का काम, आम आलू उतने ही साइज का होगा और ग्रोमेजिक एडवांस का उगाया हुआ साइज, दोनों एक समान साइज का अगर आप आलू लोगे, बट दोनों का वजन अगर आप कंपेयर करोगे, तो ग्रोमेजिक एडवांस का जो आलू होगा, उगाया हुआ जो आलू होगा, उसका वजन आपको 10 ग्राम एक्स्ट्रा ही मिलने वाला है। जबकि ग्रोमेजिक एडवांस ना डाला हुआ आलू समान साइज का होगा, बट वजन इसका ज्यादा होगा, उसका कम होगा। अगर आप कोई खेती के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, या फिर आप नया काम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो ग्रो मैजिक एडवांस का या ओलीव के साथ में आप पहला डेमोन्स्ट्रेशन या ट्रायल कर सकते हैं। ग्रो मैजिक एडवांस हर समय किसान की बास्केट में होना बहुत जरूरी है। और वो अगर ज्यादा उपज के बारे में अगर सोच रहा है, तो ग्रो मैजिक एडवांस ये आने वाले दिनों में खेती की दिशा और दशा डेफिनेटली बढ़ाएगा। अगर आप कोई भी खेती कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर कोई भी खेती कर रहे हैं, तो भूअस्त्र सुपर और ग्रो मैजिक एडवांस, ये दोनों जय एंड वीरू की जोड़ी को कभी मत भूलना। किसी भी प्रकार की खेती अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस खेती के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो जमीन में आपको भूअस्त्र सुपर 2 पैकेट और ग्रो मैजिक एडवांस का 1 पैकेट पर एकड़ डालना बहुत ही जरूरी है। एक रिजल्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक रिजल्ट के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। ग्रो मैजिक एडवांस जब भी आप केले की खेती में या पपाया की खेती में अगर आप इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ में अगर जा रहे हैं, तो मैं एक बात सबको आपको बताना चाहूंगा कि ग्रो मैजिक एडवांस 1 लीटर पानी ले, उसमें 5 ग्राम ग्रो मैजिक एडवांस डाले, और उसके साथ 10 ml ओलीव डाले। 1 लीटर का घोल आपने बना दिया, जिसमें आपने 5 ग्राम ग्रो मैजिक एडवांस और 10 ml आपने ओलिव डाला। अगर आप कैलकुलेट अगर करोगे, तो ये 1 लीटर का घोल बनता है 300 रुपए में। ये 300 रुपए आपने केले की खेती में आप इंजेक्शन से लगवाओगे, पपैया की खेती में आप इंजेक्शन से लगवाओगे। ऑल ओवर इंडिया में, भारत में सबसे पहली बार ग्रो मैजिक एडवांस या फिर ओलीव का इंजेक्शन टेक्नोलॉजी हमने लाई है। और हम केले के इसमें, जबकि इंजेक्शन टेक्नोलॉजी से अगर आप केले के खेती में 90 दिन, अगर केला लगने के 90 दिन बाद अगर आप पहला इंजेक्शन देते हैं, जमीन की सतह के ऊपर में अगर पहला इंजेक्शन देते हैं, जो घोल आपने, जो सोल्यूशन आपने बनवाया है, उसमें का 5 ml अगर आप इंजेक्शन में लेते हो, इंजेक्शन कौन सा, जो आपके मेडिकल शॉप में मिलता है, 5 ml का डिस्पोवैन, उसी को ले, उसमें सुई डाले और 5 ml का सोल्यूशन आप उस इंजेक्शन में ले, और जमीन की सतह के ऊपर में केले में 90 दिन के बाद पहला इंजेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आप पहला इंजेक्शन धीरे से छोड़े, और दूसरा इंजेक्शन 120 दिन में, तीसरा इंजेक्शन अगर आप 150 दिन में, और 180 दिन में, ये 4 इंजेक्शन अगर आप देते हैं, तो आप ये पाते हो कि जो जनरली केले की खेती में 20 से 25 किलो का केला एक एक पेड़ के ऊपर में लगता है,
अगर आप इंजेक्शन देते हैं इस डोजेस के साथ में, तो कम से कम 20 किलो का केला 40 से 45 किलो तक जा सकता है। और इस साल का हमारा टारगेट है 50 किलो क्रॉस करना। एक पेड़ के ऊपर में जहां पर 20 किलो केला निकलता था, वहां पर 50 किलो केला निकलने का हमारा उद्देश्य है। लगभग हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। जो ग्रोथ हम देख रहे हैं, ग्रो मैजिक एडवांस एंड ओलिव का इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, इसी तरीके से पपाया के खेती में भी आप कर सकते हैं। पपैया का छत्ता मतलब जहां पर पेड़ मतलब पत्ते लगे हुए हैं, उसके नीचे में जो हरे कलर का जो टिश्यू होता है, वहां पर आप इसका इंजेक्शन लगवा सकते हैं। पपैया में पहला इंजेक्शन 60 डेज में लगेगा, दूसरा इंजेक्शन आपका लगेगा 15 डेज के बाद में, मतलब 75 दिन में, तीसरा इंजेक्शन लगेगा 90 दिन में, और चौथा इंजेक्शन लगेगा लगभग 105 से 110 दिन में। 15-15 दिनों के अंतराल में 4 इंजेक्शन आपको देना है। आप पपया को तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। ग्रो मैजिक एडवांस किसान को पपया देते देते नहीं थकेगा, और यही मैजिक ग्रो मैजिक एडवांस में है। ये बहुत बढ़िया रिपोर्ट देता है। और ये किसानों के मतलब एक बार आपको किसान के 1 एकड़ तक इसे पहुंचाना है, उसे कभी भी जिंदगी भर ग्रो मैजिक एडवांस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी खेती करेगा किसान, ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में ही करेगा। अगले प्रोडक्ट के ऊपर में चलते हैं, यमाई स्प्रे प्लस। यमाई स्प्रे प्लस ये प्रोडक्ट, ये भी सभी का चहीता प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग इसे जानते हैं। यमाई स्प्रे प्लस ये अपने आप में तो कोई रिजल्ट नहीं देता, बट जब भी किसी भी दवाई के साथ में, खाद के साथ में, मतलब किसान जब भी कोई छिड़काव करने के लिए, या चाहे खाद का छिड़काव करने के लिए, या दवाई का छिड़काव करने के लिए, या फफूंदनाशक का छिड़काव करने के लिए, या फिर कभी भी वो खरपतवार छिड़काव करने के लिए जब भी स्प्रे पंप उठाता है, यमाई स्प्रे प्लस 1 लीटर पानी में 0.5 ml, मतलब 15 लीटर पानी में उसको 5 ml मात्र उससे डालना। तो ये काम क्या करता है, यमाई स्प्रे प्लस ये सिनर्जेटिक काम करता है। जिस भी दवाई के साथ में आप इसे मिक्स करते हैं, उस दवाई को छिड़काव करने के बाद में आपके पेड़ के ऊपर में, पत्तों के ऊपर में उस दवाई को या खाद को चिपकाने का काम करता है। उसके ऊपर में सतह पे फैलाने का काम करता है, और उस दवाई को या खाद को पेड़ के अंदर में या पौधों के अंदर में, मतलब ये पेनिट्रेटर का भी काम करता है। बट यहां तक तो मार्केट के सभी स्टिकर्स या गोंद या फिर जिसे आप चिपको बोलते हैं, ये सब तो काम करते हैं, बट हम कुछ अलग भी काम करते हैं। जिस दवाई के साथ में आप एमआई स्प्रे प्लस मिक्स करते हैं, उस दवाई को एक्टिवेट करने का काम, मतलब कोई भी दवाई अगर 5 या 10 दिन का रिजल्ट दे रही है, अगर एमआई स्प्रे प्लस आप उसे मिक्स करते हैं 1 लीटर पानी में 0.5 ml के हिसाब से, तो ये उस दवाई को रिजल्ट का दुगना मतलब रिजल्ट देने के लिए काम करता है। मतलब दवाई को एक्टिवेट करने का काम एमआई स्प्रे प्लस करता है। किसानों की एक आदत होती है कि एक ही पंप में वो 3-4 दवाइयां मिक्स करके इस्तेमाल करता है। कभी कभी खरपतवार के साथ में टॉनिक डाल देता है, या फिर किसी फफूंदनाशक के साथ में कीटनाशक भी डालता है, या फफूंदनाशक के साथ में कोई फर्टिलाइजर भी डालता है, टॉनिक डालता है। किसान जब भी 3-4 दवाइयों को एक ही पंप में 15 लीटर पानी में मिक्स करके जब भी डालता है, तो किसी भी दवाई का रिजल्ट उसे सही ढंग से मिलता नहीं है। बट जब भी वो आपकी जो घोल वो बना रहा है, जो सॉल्यूशन पंप में बना रहा है, अगर उसमें यमा स्प्रे प्लस डालता है, तो हर दवाई को पंप में पानी में अलग अलग रख के वो अलग अलग रिजल्ट देने के लिए बाध्य करता है। इसीलिए इसे रिएक्टर का काम भी ये करता है। ये बहुत जबरदस्त काम करता है। ये रिएक्टर का काम करने वाला मार्केट में और कोई दवाई आपको नहीं मिलेगा। रिएक्टर करके ये काम करता है। और ये पाया गया है कि जहां पर एमआई स्प्रे प्लस किसी भी दवाई के साथ में मिक्स करके स्प्रे किया जाता है, उस समय उन खेती में या फिर उस एरिया में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ जाती है। अगर आपके खेत में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ जाती है, तो वहां पर पॉलिनेशन या फिर परागीकरण ज्यादा हो सकता है। अगर परागीकरण ज्यादा हो गया, तो आपको निश्चित रूप से वहां पर ज्यादा उपज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एमआई स्प्रे प्लस अगर आप स्प्रे करने वाले हैं, तो 0.33 ml पर लीटर आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपने मतलब इरिगेशन में
टपकन सिस्टम में या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में अगर आपको एमआई स्प्रे प्लस इस्तेमाल करना है तो 1 एकड़ में 100 ml आपको डालना है। और खरपतवार के साथ में अगर आपको एमआई स्प्रे प्लस इस्तेमाल करना है तो 0.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो आप अभी आते हैं कि सबसे चहीता प्रोडक्ट जो आज की डेट में आने वाले दिनों में आप लोगों की रैंक को चेंज कर सकता है, आपके ही नहीं किसानों का जो दुख दर्द है उसे बदल सकता है, उसका नसीब बदल सकता है, किसानों का आय दुगना करने का काम ओलिव कर सकता है। ओलिव आने वाले दिनों में खेती की दिशा और दशा बदल सकता है। क्या है ओलिव? ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला, इसी तरीके से इसका नाम ओलिव रखा गया है। बट नीचे देखिए ओलिव सुपर 16। ओलिव सुपर 16 ये जो प्रोडक्ट है ये मल्टी कंपोनेंट है एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए, कंप्राइजिंग सीविड स्टैक्ड अमीनो एसिड एंड अदर नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स के साथ में ये मिलाया गया है। और ऐसा एक यूनिक प्रोडक्ट हमने बनाया गया है जो अपने आप में स्ट्रॉन्ग बायोस्टिमुलेंट कहा जाता है। इसके इस्तेमाल के बाद में शायद आपको किसी भी प्रकार का कोई केमिकल का इसके ऊपर में या फिर कोई भी फर्टिलाइजर का इसके ऊपर में कोई तोड़ नहीं है। हम कतई ये नहीं बोलते हैं कि ओलिव सुपर 16 ये फर्टिलाइजर का कोई विकल्प है, या फिर ओलिव सुपर 16 कोई फर्टिलाइजर या है, या फिर ये कोई खाद है। खाद का कोई विकल्प ये नहीं है। ओलिव सुपर 16 ये स्ट्रॉन्ग बायोस्टिमुलेंट है। अगर इसका इस्तेमाल अगर किसान करता है तो इसे हो सकता है कि किसी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओलिव सुपर 16 ये जो है ये जमीन को रिहेबिलिटेट करने का काम, या फिर हर एक प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब जब पौधा बचपन से जर्मिनेट होके, मतलब अंकुरित बीज अंकुरित होके जब पौधा बाहर निकलता है, जड़ें जमीन में चली जाती है, उस समय से अगर आप ओलिव इस्तेमाल करोगे तो पौधा जितना बड़ा होगा उसके हर लाइफ में, मतलब पूरी जीवन काल में, पौधे की जीवन काल में, प्लांट फिजियोलॉजी में ये फाइटोकेमिस्ट्री के ऊपर काम करता है, ये सेलुलर इंटरेक्शन में काम करता है, ये मॉलिक्यूलर बायोसेल बायोलॉजी में काम करता है, ये प्लांट मॉर्फोलॉजी के ऊपर में काम करता है, ये एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस के ऊपर में काम करता है। इसका मतलब एक ही है, सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो पौधा छोटा जब होता है और बड़ा जब हो जाता है उस समय जितने भी बदलाव आपके पेड़ के ऊपर में, पौधे के ऊपर में पाए जाते हैं, हर बदलाव को अगर मजबूत करना है, हर बदलाव को अगर सही ढंग से लाना है तो ओलिव सुपर 16 वहां पर काम करता है। कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर ओलिव सुपर 16 अगर आप जमीन से अगर देते हैं, कब इसको इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करने के बाद में क्या क्या फायदे होते हैं। शुरुआती अवस्था में जब भी आप जमीन में इसे ओलिव देते हैं उस समय तक जड़ों को मजबूत करने का काम, और जो अंकुरीय अंकुर ऊपर आया है उसे फास्ट डेवलप करने का काम, ये रूट एंड शूट डेवलपमेंट का काम, और ये ओलिव सुपर 16 करता है। ये लेटरल ब्रांचेस, जड़ों के ऊपर में जो जड़े टर्शरी जड़ें होती है उसे बढ़ाने का काम, टैपरूट बढ़ाने का काम, पौधों के ऊपर में जितने भी पत्ते लगते हैं उसका एक्सिलरी बर्ड, मतलब पत्तों की संख्या बढ़ाने का काम, पीटीओ ब्लेड को बढ़ाने का काम, वेजिटेटिव शूट बढ़ाने का, शाखाओं को लंबा चौड़ा बढ़ाने का काम, इंटरनोडल डिस्टेंस, दो पेरे के अंतर अंतर बढ़ाने का काम, अपाइकल बड़ बढ़ाने का काम, रिप्रोडक्टिव शूट मतलब फूलों की संख्या बढ़ाने का काम, हर फूल को फल में कन्वर्ट करने का काम, फलों को डेवलप करने का काम, फलों को मजबूत बनाने का काम, फलों में शक्कर लाने का काम, शुगर कंटेंट बढ़ाने का काम। इसका मतलब एक ही है कि आपकी उपज या तो दुगनी हो सकती है या 3 टाइम्स भी हो सकती है। ओलिव सुपर 16 डालने के बाद में आपने कभी भी ज्यादा उपज के बारे में ही सोच सकते हैं। ओलिव सुपर 16 में क्या क्या पाया जाता है, या फिर इसके इस्तेमाल के बाद में आपके प्रोडक्ट में मतलब पेड़ के ऊपर में किस किस प्रकार की कमी को पूरा किया जाता है।
नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जाता है, ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाता है, कार्बन की कमी को पूरा किया जा सकता है, हाइड्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, बोरॉन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड निकेल, इतने सभी एलिमेंट्स की पूर्तता आपूर्ति करने का काम अपना ओलीफ करता है। मतलब ये मान के चलिए, जिस प्रकार से अपनी मतलब ह्यूमन बीइंग की इम्यून सिस्टम को अगर बिल्ड करने के लिए हम मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से ये पौधों का मल्टी मिनरल्स एंड मल्टी विटामिन का काम करता है। किस प्रकार से इसको आपको इस्तेमाल करना है ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ओलीफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में काम करता है। मतलब दिन में पौधा प्रकाश संश्लेषण के साथ में जो शुगर आपके पेड़ के अंदर में तैयार करता है, इसको रात में हर जगह पे जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं वहां पर उस शुगर्स को पहुंचाने का काम, मतलब खाना पहुंचाने का काम ये करता है। और दोनों ही एक्टिविटीज को बढ़ाने का काम ये ओलीव करता है। अब इसका इस्तेमाल कब करना है? ओलीव सुपर 16 आपको जब आपका पौधा अंकुरित हो जाता है, बट जब जमीन में आप बीज लगवाते हैं, जैसे आप आलू अभी लगाने वाले हैं, तो आलू आपने काटने के बाद में आप जमीन के ऊपर में फैला दें, या फिर गन्ने की खेती आप करने वाले या चना आप लगाने वाले हैं, तो उस समय चने को जमीन के ऊपर में फैला दे, गेहूं को जमीन के ऊपर में फैला दे, उसके ऊपर में आप ओलीव सुपर 16 का 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से, उसके साथ में आपने एमआई प्राउड ले 2 ml, और उसके साथ एमआई स्प्रे प्लस आपने लेना है। वो आप सीड ट्रीटमेंट के दौर में, जिसे बीज संस्करण बोलते हैं, उस हिसाब से आपने उसके ऊपर में छिड़काव कर ले, उसे सूखने दे, फिर वो जमीन में आप लगवाए। उसके बाद में आप ये देखोगे कि शुरुआती अवस्था में आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत बढ़ गई है, ब्रांचिंग बहुत बढ़ गया है, फ्लावरिंग फ्रूट सेटिंग आपका ज्यादा बढ़ गया है, प्लांट का रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया है। अगर डे नाइट टेम्परेचर, जिसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसे बायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम ये ओलीव करता है। ये क्रॉप यील्ड को और पौधे के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम ये करता है। और जो भी उपज आपके पेड़ के ऊपर में आती है, उस पेड़ की क्वालिटी और वो क्वालिटी बढ़ाने के काम और शेल्फ लाइफ बढ़ाने का काम ये करता है। जमीन को उपजाऊ बनाने का काम ये करता है, ओलीव सुपर 16 करता है। जमीन में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनकी संख्या बढ़ाने का काम सुपर 16 करता है। जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम सुपर 16 करता है। जमीन में पानी रोकने का काम, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बनाने का काम, जमीन को पोरस बनाने का काम ये करता है। और इसका सबका एक ही फल आपको मिलता है कि जमीन में सॉइल न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ाने का काम ओलीव सुपर 16 करता है। आने वाले दिनों के बाद में अगर आप ये पाओगे कि अगर आपको खाद नहीं मिल रहा है, ओलीव सुपर 16 अगर आपने इस्तेमाल किया है, तो हो सकता है कि आपको किसी खाद को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हमने ये देखा है कि अगर आप किसी किसान को ये बोलोगे कि सर आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल ना करें, खाद आप इस्तेमाल ना करें, बस ओलीव का इस्तेमाल करें, तो किसान इसे बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए किसान को ये बताए कि पहले साल हम 50% खाद इस्तेमाल करें, या शुरुआत में जो खाद आपको जमीन में डालना है वो इस्तेमाल करें। उसके साथ में आप बाद में हर महीने में आपको ओलीव का इस्तेमाल करना है। ओलीव का कंपैरिजन हो सकता है कि मार्केट में मिलने वाला जो नैनो टेक्नोलॉजी का नैनो यूरिया एंड डीएपी के साथ में इसका कंपैरिजन हो सकता है। तो आपको ये कंपैरिजन जानना बहुत जरूरी है कि हमारा ओलीव क्या प्रोडक्ट है, और मार्केट में जो मिलने वाला नैनो यूरिया एंड नैनो डीएपी है, ये क्या प्रोडक्ट है। तो नैनो यूरिया एंड डीएपी जो है, उसमें अमाइड फॉर्म वाला नैनो यूरिया अगर आप लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, जो अमाइड फॉर्म में पाया जाता है या अमोनियकल फॉर्म में पाया जाता है। बट जैसे आप जानते हैं कि
अमोनियकल फॉर्म या अमाइड फॉर्म वाला जो नाइट्रोजन होता है वो पौधों को इमिडिएटली अवेलेबल नहीं होता है या एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब पेड़ उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो उस अमोनियकल फॉर्म का पहले नाइट्राइट फॉर्म में कन्वर्जन होगा और फिर नाइट्रेट में होगा। और आप ये जानते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में 21 दिन लगते हैं। बट जब आप नैनो यूरिया या फिर नैनो डीएपी का जब भी आप छिड़काव करते हैं, तो आप स्प्रे पंप में जब भी आप नैनो यूरिया लेंगे, जो नोजल से बूंद बाहर निकलेगी जो पत्ते की सतह पे गिरेगी, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए लगभग 5 से 10 मिनट लगते हैं। और उस समय तक अगर ये बिंद बूंद इतनी छोटी होती है कि आपके खेत में जो हवा चल रही होती है या फिर टेम्परेचर जो होता है, वो टेम्परेचर के साथ वो हवा में नाइट्रोजन उड़ जाता है और वो बूंद भी हवा में भाप बन के उड़ जाती है। तो बस्ता जो है वो आपके हाथ में बाबा जी का ठल्लू आता है, मतलब उसके रिजल्ट आपको कुछ मिलते नहीं है। इसीलिए लोगों का ये कहना है, किसानों के ये रिजल्ट आते हैं कि सर जी नैनो यूरिया के रिजल्ट नहीं आते, आपके ओलिव के रिजल्ट आएंगे। ओलिव ये मास्किंग की प्रोडक्ट है, इसमें सुपर 16 मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। पर सबसे बड़ी बात ये पॉलीमराइज है। नैनो टेक्नोलॉजी जरूर है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, रॉन्गली इसे इस्तेमाल किया गया था, बट हम ओलिव में इसे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ओलीफ ये जो प्रोडक्ट बना गया है ये नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, बट ये पॉलीमराइज किया हुआ है। इसमें जो भी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं उसे मास्किंग किया हुआ है। मतलब जो बूंद आपकी नोजल से आप जब छिड़काव करते हैं ओलिव का, तो जो बूंद आपकी पत्ते की सतह पे गिरेगी वो लगभग 5 सेकंड में अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। और ये अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद में पत्तों में ये स्टोर किया जाता है। और जब जब आपके प्लांट फिजियोलॉजिकल जो भी फिजिक्स चल रही है, जो ग्रोथ हो रही है, या फूल बढ़ रहे हैं, फल बढ़ रहे हैं, या जो भी फेज आपकी पेड़ के पौधे के ऊपर में हो रही है, तो ओलिव जहां जहां जरूरी होता है वहां वहां ट्रांसलोकेट करके वहां पर ये काम करता है। इसीलिए ओलिव में से न्यूट्रिएंट निकल नहीं जाते। इसका कंपैरिजन जब आपका नैनो यूरिया या डीएपी के साथ में होगा, तब आपको यह कंपैरिजन बताना बहुत जरूरी होगा। अब आपको एक और बात, ओलीव कब इस्तेमाल करना है? शुरुआती अवस्था में जब आप जमीन में बीज डाल रहे हैं या फिर रोपाई जब आप कर रहे हो, बीज अंकुरित होके जमीन के ऊपर आएगा इसके 30-35 दिनों बाद, मतलब 30 से 45 दिनों के बाद में जब आप ग्रोमेजिक एडवांस का पहला छिड़काव करते हैं, उस समय 500 ml की बोतल 1 एकड़ में आपने इस्तेमाल करनी है। 500 ml की बोतल जब आप इस्तेमाल करोगे उसमें का 250 ml आपने पानी के साथ में जमीन में देना है। पानी के साथ में जमीन में इसे ओलीव में 1 एकड़ में 250 ml देना है। और ऊपर से छिड़काव आपको करना है 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से 250 ml ऊपर से छिड़काव करना है। और एक बार आपका ग्रोमेजिक एडवांस और ओलीव का पहला छिड़काव होने के बाद में हर 15 से 20 दिन के बाद में आपके पेड़ के ऊपर में खेती में ओलीव का एक छिड़काव आपको करना है, ऊपर से 250 ml, नीचे से पानी के साथ में 250 ml। मतलब 1 एकड़ में या तो आप नीचे से 250 ml, ऊपर से 250 ml का छिड़काव करें, या फिर ऊपर से ही आपने 500 ml का छिड़काव करना चाहिए। ओलीव 1 एकड़ में 500 ml जाना बहुत जरूरी है। हर महीने में 20 से 30 मतलब 15 से 20 दिनों के बाद आपको हर बार ओलीफ रिपीट करना है। यकीन मानिए जब आप ओलीफ इस्तेमाल करते हो, आने वाली कम से कम आपको दुगनी उपज दे सकता है। आने वाले दिनों में खेती की अगर आपको बिना केमिकल फर्टिलाइजर के अगर आपको खेती करनी है, तो ओलीव के अलावा कोई चारा नहीं है। और ओलीव ही आपकी रैंक भी बदल सकता है, ओलीव आपको डायमंड भी बना सकता है। जो 5 गांव में आप काम करने वाले हैं, उसी 5 गांव में ओलीव अगर आप एक गांव में भी काम कर लो, तो आप डायमंड बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, जो मैं कुछ कंपैरिजन आपको बता दूं कि क्रोमेटिक एडवांस एंड ओलीव का कंपैरिजन लोग बहुत करते हैं कि सर हम ओलीव इस्तेमाल करें या ग्रोमेजिक एडवांस इस्तेमाल करें। आपने बेनिफिट्स हमें ग्रोमेजिक एडवांस के भी बताए, ओलीव के भी बताए, बट कब हमने ग्रोमेजिक एडवांस इस्तेमाल करना चाहिए, कब ओलीव इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ग्रोमेजिक एडवांस ये बना बनाया
फूड इंग्रेडिएंट है जो आपके खेती के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट ओलिव पौधों को शुरुआती अवस्था से आप जब आप देते हैं, हर महीने में जब देते हैं, उस समय आपके फर्टिलाइजर का खर्चा भी बंद हो जाता है, और आपको ओलिव हर स्टेज में आप इस्तेमाल कर सकते हो, मजबूत बनाते हैं। मतलब बेसिक न्यू अगर आपको पौधों की रखनी है तो ओलिव के अलावा कोई चारा नहीं है। बट इमीडिएटली अगर आप किसी पौधों को, अगर उसकी जान जा रही है, आप ओलिव इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, या फिर कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट आ रहा है, या फिर पानी कम हो रहा है, या इरिगेशन के लिए आपके पास में कुछ चीजें है नहीं, उस समय आपने ग्रोमेजिक एडवांस का एक छिड़काव कर लिया, तो आपकी खेती के लिए ये वरदान साबित हो सकता है। ग्रोमेजिक एडवांस और ओलीव का अगर आपने मिला जुला अगर रिजल्ट आपने लिया, तो हो सकता है कि आपके खेती में जितना खाद आप डाल रहे, उसका आधा ही खर्चा आपके खेत में होगा। पहले साल खाद का इस्तेमाल 50% बताए, नेक्स्ट ईयर आप 25% बताए, और तीसरे साल से आप ये बोल सकते हैं कि खाद का इस्तेमाल आप नहीं करें तब भी चलेगा। ओलीव डालने के बाद में जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है, जमीन में जीवाणु बढ़ जाते हैं, और जमीन में जितने भी जीव रहते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। अगर ये बढ़ जाता है तो जमीन उपजाऊ होती है। इसका मतलब यही है कि जमीन में लाइफ फिर से लौट कर आती है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगले प्रोडक्ट के ऊपर में चलते हैं, यमाई वीर। यमाई वीर, जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको कि जमीन में जितने भी कीड़े आते हैं, जमीन में या फिर खेती के ऊपर में जितने कीड़े आते हैं, लगभग 52,000 प्रकार के कीड़े अलग अलग खेती के ऊपर में आते हैं। बट जो कीड़े आपको जमीन के ऊपर में, आपके पौधों के ऊपर में नुकसान करते हैं, ये जमीन में ही अपना जन्म लेते हैं, बट नुकसान ऊपर से करते हैं। बट हर कीड़े का अगर आप लाइफ साइकिल अगर आप देखोगे, तो ये पाओगे कीड़े का जन्म कब होता है, नुकसान वो कब करते हैं, और ये जाते कहाँ है, मतलब हमारे ही खेती में क्यों आते हैं। जब आप ये पाते हो, तो यमाई वीर का या दवाइयों का छिड़काव कब करना चाहिए, किसानों को ये आपने साइंस बतानी बहुत जरूरी है। क्योंकि किसान जब जानता है, जब किसान को ये लगता है कि अपनी खेती में आज कीड़ा आया हुआ है, बट वो बहुत देरी हो चुकी है। क्योंकि कीड़ा जन्म लेता कब है, नुकसान कब करता है, ये बातें आपको किसान को बतानी बहुत जरूरी है। जो आपके स्क्रीन के ऊपर में एक तितली आपको दिखाई दे रही है, उसके नीचे अगर आप देखोगे तो हरे कलर का प्यूपा आपको दिखाई देता है, जिसे कोश बोला जाता है। ये जमीन में पाए जाते हैं। अमावस के अमावस की स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, बट ये स्टोरी बहुत जरूरी है, ये साइंस है, ये किसानों को बताना बहुत जरूरी है। अमावस के 5 दिन पहले ये कोश जमीन से बाहर आते हैं। ये कोश में से बटरफ्लाई बाहर आती है अमावस के 5 दिन पहले, मतलब तितली वो कोश से बाहर आती है और 5 दिन का अपना लाइफ जीती है। ये तितली में नर एंड मादा होते हैं। अमावस के एक दिन पहले, अमावस के दिन या एक दिन बाद, इस 3 दिनों के दौरान नर एंड मादा तितली का मिलन होता है। उसके बाद में मादा तितली अमावस के 3 दिन बाद, मतलब उनका मिलन होने के 3 दिन बाद मादा तितली आपके खेत के ऊपर में, पत्तों के ऊपर में, या फूल के ऊपर में, या पत्ते की सतह के नीचे पेड़ के ऊपर में अंडे डालती है। एक तितली 5 अंडे से लेके 5,000 अंडे तक डाल सकती है। इतना ज्यादा नुकसान करने का काम एक तितली कर सकती है। अमावस के तीसरे दिन आपके खेत में अंडे डाले गए, उसके 2 दिन बाद, मतलब अमावस के 5वें दिन, आपके खेती के ऊपर में ये अंडों से कीड़े बाहर आते हैं, और इमीडिएटली कीड़े, वो जो अंडे डाले गए थे वो खुली आंखों से आपको दिखाई नहीं देते, इतने छोटे और टाइनी होते हैं। और वो जो कीड़े अमावस के 5वें दिन उन अंडों से, जो आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, वो कीड़े आपकी खेती के ऊपर में नुकसान करना इमीडिएटली शुरू कर देते हैं। और वो कीड़े 4 अवस्थाओं में आपके पेड़ के ऊपर में बड़े होते हैं। पहली 2 अवस्था 7-7 दिन की होती है, और दूसरी 2 अवस्था 5-5 दिन की होती है। तो एक कीड़ा जन्म लेने के बाद में आपके पेड़ के ऊपर में लगभग 21 दिन से लेके 42 दिन का उसका एक लाइफ साइकिल होता है। वो लाइफ साइकिल होने के बाद में फिर से कीड़ा जो है, सुंडी जो है, या रस चूसने वाले कीड़े हैं, फिर से हरे कलर की कोश में चले जाते हैं, और अगली अमावस में उसके 5 दिन पहले फिर तितली बन के बाहर निकलेंगे, और तितली का 5 दिन का फिर
वो अपना लाइफ जीते हैं, और 5 दिन के बाद में नर और मादा का मिलन होता है, फिर आपके खेत में अंडे डाले जाते हैं, फिर कीड़े बाहर निकलते हैं। तो अगर ये पूरी साइंस की स्टोरी से अगर आप देखोगे, तो जब तितली का मिलन होता है उसके 3 दिन बाद अगर आप देखोगे, तो आपकी खेती के ऊपर में अंडे डाले जाते हैं। अगर यमाई वीर का अगर आप छिड़काव अमावस के दिन में अगर आप खेती में कर लोगे, तो या तो हो सकता है कि आपकी खेती के ऊपर में जो भी तितलियां उड़ रही है वो बगल वाले की खेती में चली जाए, या फिर उन खेती के ऊपर में अंडे डाले ही ना जाए। अगर अंडे डाले भी गए तो इमीडिएटली अंडों से जो भी कीड़े बाहर निकलेंगे, मतलब अमावस के 5वें दिन अंडों से जो कीड़े बाहर निकलेंगे, वो इमीडिएटली आपके पेड़ के ऊपर में खाने की कुछ कोशिश करेंगे, और खाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है कि 4 पॉइंट से उसकी जान चली जाएगी। जब भी खाने की कोशिश करेंगे, आपने यमाइविर का छिड़काव किया है, खाने की कोशिश करेगा, मुंह बंद हो जाएगा, उसका ब्रेन स्ट्रोक आएगा, पैरालिसिस का अटैक आएगा, और उसके शरीर से डिहाइड्रेशन होकर कैल्शियम प्लस प्लस एंड सोडियम प्लस प्लस, मतलब नमक और शक्कर उसकी शरीर से बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से कीड़ा 24 घंटे के अंतराल में आपकी खेती से वो मर जाएगा। और ये यूनिक मोड ऑफ एक्शन जो है, वही ये बताती है कि किसी भी प्रकार का कोई भी कीड़ा जो जन्म लेगा आपकी खेती के ऊपर में, 52,000 प्रकार के कीड़े आपके खेती के ऊपर में आते हैं। वो 52,000 प्रकार के कीड़े, जो भी प्रकार का कीड़ा हो, आपकी खेती के ऊपर में जन्म लेगा, वो 5 दिन के 24 घंटे के अंदर में मर जाएगा। और इस बार अगर वो कीड़ा खत्म हो गया, तो अगली अमावस तक शायद आपके खेत के ऊपर में, मतलब पूरे 30 दिन का या फिर 42 दिन का जो उसका लाइफ साइकिल होता है, वो लाइफ साइकिल खत्म करते हुए आपको 1 महीने तक उसका यमाइवीर का रिजल्ट। अगर आपने छिड़काव, यमाइवीर का छिड़काव 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपने अमावस के दिन में छिड़काव करना चाहिए। अगर वो दिन मिस हो जाता है, तो आने वाले पूरन मासी तक, मतलब 15 दिनों तक आप यमाइवीर का छिड़काव आपके पेड़ के ऊपर में कर सकते हैं। बहुत से जगह पर ये देखा गया है कि आपकी खेती के ऊपर में दीमक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब भूअस्त्र सुपर हमने जमीन में अगर डाल दिया तो दीमक जानी चाहिए, बट दीमक का अगर क्वीन 20-20 या 30-30 फीट के अंदर तक अगर चला गया हो, उसका इन्फेस्टेशन अगर चला गया हो, या सालों साल अगर दीमक की खेती नुकसान आपकी खेती के ऊपर में अगर कर रहा है, तो आपको पानी के साथ में, डीप इरिगेशन के साथ में, पानी के साथ में अगर आप यमाइवीर छोड़ देते हैं, तो वो सटीक परिणाम देता है, और आपकी खेती के ऊपर में दीमक का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है यमाइवीर। जहां जहां आप कीड़ों का प्रॉब्लम होता है, वहां वहां पर आप यमाइवीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे पेड़ के ऊपर में जहां पर ज्यादा बारिश होती है, वहां दीमक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। बहुत सारी खेती में यह भी देखा गया है कि पेड़ के अंदर में छेद होके वहां पर सुंडी हो जाती है, जिसे बीटल बोरर भी बोला जाता है। ऐसी सिचुएशन में आप इंजेक्शन में यमाइवीर लेके अगर उस छेद में अगर आप छोड़ देते हैं, और ऊपर से चूने से अगर वो छेद बंद कर देते हैं, तो आपका पेड़ जो सालों साल से आपको फल दे रहा था, उसे भी आप बचा सकते हैं। यमाई प्राउड, यमाई प्राउड भी नाम की तरह ही अपने लिए प्राउड का काम करता है। जिस तरीके से हमने आपको कहा कि यमाई वीर कीड़ों के लिए काम करता है, लगभग 52,000 प्रकार के कीड़ों के लिए काम करता है, इसी तरीके से यमाई प्राउड फफूंद के लिए, बुरशी के लिए, या फंगस के लिए काम करता है। लगभग 5,000 प्रकार की फंगस आपके पेड़ के ऊपर में आती है, अलग अलग सीजन में आती है। कुछ फंगस होती है, कुछ फफूंद होती है जो जड़ों के ऊपर में आती है, तनों के ऊपर में आती है, पत्तों के सतह के ऊपर में आती है, या फिर कुछ फफूंद होती है, फंगस होती है जो पेड़ के अंदर से बढ़ती है, बाहर से बढ़ती है, पानी के साथ में जमीन से बढ़ जाती है, या फिर हवा के साथ में ये फैलती है, या कुछ कीड़ों के ऊपर में ये फैलती है। ये फफूंद आपके खेत पर आती क्यों है? जब आपके खेत के ऊपर में बारिश होती है, या फिर आप इरिगेशन सिस्टम, मतलब जिसे हम स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलते हैं, मतलब पानी अगर आप छिड़काव करते हैं, उस समय आपके पेड़ के ऊपर में हवा में नमी बढ़ जाती है। जब हवा में नमी बढ़ जाती है, उस समय आपके खेती के ऊपर में फंगस बढ़ जाती है, मतलब फफूंद बढ़ जाती है। फफूंद हर प्रकार की खेती के ऊपर में आता ही आता है। इसका ज्यादा से ज्यादा हमें
बारिश के दिनों में इसका प्रॉब्लम होता है। जड़ों के ऊपर में भी आता है। यमाई प्राउड आपको जड़ों के ऊपर में अगर फंगस आ रही है या फफूंद आ रही है, तो पानी के साथ में 1 एकड़ में अगर आप 500 ml हमारे प्राउड अगर पानी के साथ देते हैं तो जड़ों का नुकसान होने से ये बचा सकता है, बड़े बड़े पेड़ों को ये बचा सकता है। अगर फफूंद आपके पेड़ के ऊपर में आ रही है, पत्तों के ऊपर में आ रही है, फलों के ऊपर में आ रही है, या तने के ऊपर में अगर आ रही है, तो आपको इसका छिड़काव करना है 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से। यमाई प्राउड फंगस आने के बाद, फफूंद आने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आने से पहले अगर आपने इस्तेमाल किया तो फफूंद का संक्रमण आपके पेड़ के ऊपर में होने से बच जाता है। मतलब ये प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव दोनों तरीके से यमाई प्राउड काम करता है। हमने देखा है कि जैसे गन्ने की खेती हो गई, या आने वाले दिनों में आप आलू की खेती करने वाले हैं, या सब्जियों की खेती आप करते हैं, या कभी कभी सब्जियों की रोपाई आप करते हैं, या फिर केले की सब्जी केले का आप जब रोपाई या खेती में करते हैं, तब ये पाते हैं कि जो बीज अंकुरित होने के बाद में इमीडिएटली उसके ऊपर में फफूंद का अटैक होता है। जमीन में जितनी भी फंगस पाई जाती है उसका अटैक हेवीली हो जाता है। यूपी, बिहार, या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में जितने भी गन्ने की खेती होती है, गन्ना लगवाते कैसे इसके ऊपर में अगर आप ध्यान दोगे, तो गन्ना कट करके दो नोडल वाला गन्ना आप जमीन में लगवाते हैं। बट जब आप गन्ना कट करते हैं तो दोनों साइड से, दोनों सतह से गन्ना खुला होता है। वहीं से आपको रेड रस्ट का प्रॉब्लम आ जाता है। मतलब फफूंद का जो भी बीज होते हैं वो उसी से अंदर आ जाते हैं। और आलू जो आप जमीन में, अभी आलू की खेती होने वाली है, आलू कट करके जब भी आप जमीन में लगवाते हैं, उस समय अगर यमाई प्राउड का अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो उस समय जमीन में जितनी भी फफूंद लगती है, ये फफूंद इमीडिएटली आपके आलू के टुकड़ों के ऊपर में जिसको काटा गया है, या गन्ने के ऊपर में अटैक करता है। या जो सब्जी, आप सब्जी की रोपाई करने वाले या बीज लगवाने वाले, या बीज मोटा होके जब अंकुरित होने वाला होता है, उसी के ऊपर में फंगस का अटैक होता है। इसलिए जब भी नई खेती आप करते हैं, बीज आपने बीज संस्करण आपने उसमें करना चाहिए, या बीज उपचार जिसे बोलते हैं, ये बीज उपचार आपने करना चाहिए। एक अगर गन्ने की खेती है तो 10 लीटर पानी में आपने 500 ml एम आई प्राउड, 100 ग्राम ग्रोमेजिक एडवांस और 50 ml एम आई स्प्रे प्लस लेके उसके साथ ट्रीटमेंट करके आपने गन्ना लगवाना चाहिए। या फिर अगर सिंपल भाषा में अगर बता दूं, तो 1 एकड़ में जितना भी बीज आपको लगवाना है उसके ऊपर में आप लगभग एक स्प्रे पंप में 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से एमआई प्राउड लीजिए। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से आपने ग्रोमेजिक एडवांस लीजिए, या फिर 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से आप ओलीफ लीजिए। उसके साथ में 1 लीटर पानी में आपने 0.5 ml एमआई स्प्रे प्लस लीजिए। और जितना बीज आपको 1 एकड़ में लगवाना है, वो बीज के ऊपर में आप छिड़काव कर दे, उसे सूखने दे, और फिर आप खेती में लगवाए। आपको 100% जितनी भी फफूंद आपके पेड़ के ऊपर में आने वाली है, उसका लगभग 50 से 70% आपका अटैक कम हो सकता है। और फफूंदनाशक का जितना खर्चा आप 70 से 80% कम कर सकते हैं, और फफूंद फ्री आपको आलू मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे आलू में देखा गया है कि जब भी आप आलू काटते हैं, अंदर से हरे कलर का निकलता है, नीले कलर का निकल जाता है। कभी कभी आलू अंदर से काट के आपने देखा होगा कि ड्राई हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, या आलू के ऊपर में छेद गिर जाते हैं, या फिर वो छेद काले हो जाते हैं, या पूरा आलू काला होना, ये बहुत काना आलू जिसे बोलते हैं, ये पूरा जो आलू का नुकसान होता है, ये आलू बिकता नहीं है। बट एम आई प्राउड के अगर आप बीज उपचार करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको 99% आपका आलू सही तरीके से निकलेगा। और वो ट्रीटमेंट में अगर ओलीफ या फिर ग्रोमेजिक एडवांस डाला है, तो एक समान आलू आपके निकलेंगे, और लगभग 20 से 30% आलू की ज्यादा उपज आपको होने के चांसेस है। यमाई सिट्रा, जैसे हमने पहले कहा कि कुछ कीड़े होते हैं जो यमाई वीर के साथ में आप मतलब मर जाते हैं, बट कुछ कीड़े इस दुनिया में पाए जाते हैं जो यमाई वीर के साथ में नहीं मरते हैं। तो उन कीड़ों के लिए, जैसे धान की खेती में या जीरी की खेती में, चावल की खेती में,
आप अगर पहला पिक्चर देखोगे तो चावल की खेती में जो तने के ऊपर में जब बाली लगती है, उस समय तने के ऊपर में ये कीड़े पाए जाते हैं, जिसका नाम है ब्राउन प्लेंट हॉपर। ये जब बाली लगती है उसी समय ये तने के ऊपर में लगते हैं, और जो पानी या न्यूट्रिएंट या फिर खाद नीचे से ऊपर जा रहा है, और जो बाली में दाने भरने की अवस्था होती है, उसी समय ये नीचे से ऊपर जाने वाला पानी या खाद बीच में ही रोक देते हैं, और वो उसे पी लेते हैं, और बाली पूरी तरीके से दाने से भरी नहीं जाती, और कम से कम 20 से 40% आपकी उपज का नुकसान होता है, क्योंकि बाली पूरी तरीके से भरी नहीं जाती। जिसका, और वो जो कीड़ा है जो नुकसान करता है, उसका नाम है ब्राउन प्लेंट हॉपर, जिसे इंग्लिश में बीपीएच बोला जाता है। इसके लिए भी कोई केमिकल आज तक नहीं बना है। उसके लिए यमा सिट्रा का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आपके खेत में बाली लगने की अवस्था होती है, उस समय आपने तने के ऊपर में इसका छिड़काव, नोजल उल्टा करके जमीन की सतह से ऊपर में आपने छिड़काव करना है। बट बहुत सारे किसानों का ये कहना होता है कि उस समय धान की खेती में आप छिड़काव नहीं कर सकते। तो आप ऊपर से जब छिड़काव कर सकते हैं, तो ज्यादा पानी के साथ में आपने यमाइसिट्रा का 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से अगर आप छिड़काव करते हैं, तो पानी परकोलेट होके नीचे जाएगा, और आपकी तनों के ऊपर में जो भी कीड़े लगे हैं, जिसे ब्राउन प्लांट हॉपर बोलते हैं, उसका निश्चित रूप से कंट्रोल होगा। और इसका भी इस्तेमाल आपको अमावस के दिनों में करना है। 100% इसका कंट्रोल ये कर सकता है। दूसरा जो कीड़ा आपको दिख रहा है, उसका नाम है फ्रूट फ्लाई। फलों की खेती जहां पर होती है, नींबू होता है, संतरा होता है, मौसम्बी होता है, कीनो होता है, केले की खेती होती है, कभी कभी सब्जियों की खेती के ऊपर में भी ये फ्रूट फ्लाई आती है। मतलब जहां जहां फल लगते हैं, वहां वहां पर ये फ्रूट फ्लाई आती है। फल जब छोटा होता है, उसी समय ये फ्रूट फ्लाई, मक्खी जिसे बोलते हैं, छोटी मक्खी होती है, फल के ऊपर में बैठती है और अपनी सूंड अंदर डाल के अंदर से रस चूस लेती है, और वो फल उसके बाद में नीचे गिर जाता है, या फिर डेवलप नहीं हो पाता है, बड़ा नहीं हो पाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि फलों फलों की जहां पर खेती होती है, वहां पर जब फल छोटे होते हैं, उसी समय नीचे गिर जाते हैं। अगर उस समय आपने एक अमावस देख के, अगर एक पेड़ के ऊपर में या सिट्रा 1 लीटर पानी में 2 ml का अगर आप छिड़काव करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके छोटे फलों के ऊपर में ये मक्खी बैठेगी नहीं, और आपका नुकसान होने से ये बचा सकता है। यमाय सिट्रा अमावस के दिनों में आपको इस्तेमाल करना है, और 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल करना है। और ये धान की खेती में, आम के ऊपर में, और किसी भी फल के ऊपर में आपको इस्तेमाल जरूर करना है, ताकि आप लगभग 50% जो फूल नीचे गिरने वाले हैं, जो फल नीचे गिरने वाले हैं, उसका नुकसान होने से बचा सकते हैं। अगर कुछ फल अगर आप बचा पाए, तो वो आपका उपज बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। कुछ कीड़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना के काल के बाद में, आप लोगों को इतना ही पता है कि कोरोना के काल में ये मनुष्य जाति को नुकसान बड़ा हुआ था। मनुष्य जाति के ऊपर इसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। बट ये कोरोना के जो वायरस थे, या फिर बहुत सारे जो वायरस थे, ये पौधों के ऊपर में भी इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, या कुछ कीड़ों के ऊपर में भी इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कुछ कीड़ों ने ये वायरस के प्रति रेजिस्टेंस लाने के अपने आप अपने शरीर में जेनेटिकली मॉडिफाइड किए हैं। ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ कीड़े जो आज की डेट में किसी भी दवाइयों को मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ऐसे कीड़े, जिसे मिर्च के ऊपर में ब्लैक थ्रिप्स बोला जाता है, मक्के की खेती में, मकई की खेती जहां पर होती है, उसके ऊपर में फॉल आर्मी वार्म बोला जाता है, या फिर आजकल ये ब्लैक थ्रिप्स जो है, वो हर सब्जी की खेती के ऊपर में आता है। ये करता क्या है, ये फूलों के अंदर में जाता है और हनी को पी देता है। तो जो फूल आपके सब्जियों की खेती के ऊपर में लग रहे हैं, उन फूलों को फलों का कन्वर्शन नहीं होता है, और एक भी फूल अगर उसमें हनी नहीं है, तो वो फलों में कन्वर्ट नहीं होगा। आपको कितना भी बड़ा पेड़ रहेगा, आपको उपज नहीं आएगी। मिर्च के खेती में इसका ज्यादा नुकसान हो रहा है। बट जहां जहां पर आपको ब्लैक थ्रिप्स का अटैक या मॉडिफाइड इंसेक्ट का
अगर आपको नुकसान हो रहा है, तो उस समय आपको यमाई वीर उसके 2 ml, और यमाई सिट्रा उसके साथ में 2 ml, और उसके साथ अगर यमाई स्प्रे प्लस अगर 0.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर अगर आप इस्तेमाल करते हैं और छिड़काव करते हैं अमावस के दिनों में, तो आपको 100% इस दुनिया में नुकसान करने वाला किसी भी प्रकार का कीड़ा हो उसका नुकसान होने से बचाता है। समय और डोजेस आप याद रखें, लिख ले, और इसी प्रकार से आप किसानों को बताएं। अगले प्रोडक्ट के ऊपर में चलते हैं, वायरस प्लस। वायरस प्लस ये प्रोडक्ट नाम की तरह ये वायरस के ऊपर में काम करता है। ये वायरस हर प्रकार की सब्जी के ऊपर में, आपके खेती के ऊपर में आता है। एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो आपके स्क्रीन के ऊपर में जो भी सब्जियों के पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी वायरल इन्फेक्शन है। जब भी आपके पेड़ के ऊपर में, सब्जी के ऊपर में, फलों के पेड़ के ऊपर में जब भी पत्ते पीले पड़ते हैं, हर पीला पत्ता वायरस नहीं होता। बट आपके सामने जो पत्ते पत्ते दिखाई दे रहे हैं, जो पत्ता पीला होता है, अगर उसकी नसें अगर पीली पड़ी है तो वो वायरस होता है। अगर नसें ग्रीन कलर की है और बाकी पत्ता अगर पीला पड़ा है तो वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कहा जाता है। बट किसी भी हिसाब से अगर आपके खेत के ऊपर में पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो आप आपका वायरस प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ml का आपको इस्तेमाल करना है। और उसके साथ अगर आप, वायरस आपके खेती के ऊपर में क्यों आता है, अगर आप इसका अगर स्टडी करेंगे, इसका अभ्यास अगर आप करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वायरस अपने आप आपकी खेती के ऊपर में नहीं आते, उसे लेके आने वाले होते हैं कीड़े। और ये कीड़े वेक्टर का काम करते हैं, मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे वायरस को ले जाने का काम ये कीड़े करते हैं। एक खेत से दूसरे खेत में वायरस को ले जाने का काम ये कीड़े करते हैं। एक गांव से दूसरे गांव वायरस को ले जाने का काम ये कीड़े करते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में वायरस को ले जाने का काम ये कीड़े करते हैं। इसलिए जब वो कीड़ा आपके खेत पर आता है, उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। आपकी खेती में अगर वायरस अगर आता है, पत्ते पीले अगर पड़े हैं, तो उस समय आपको वायरस प्लस 2 ml लेना है। उसके साथ में या तो आप कीड़ा खत्म करने के लिए यमाई सिट्रा 2 ml, या फिर आप यमाई वीर 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर, उसके साथ में अगर आप यमाई स्प्रे प्लस लेते हैं, तो वायरस का 2 स्प्रे में आपके पेड़ के ऊपर में कंट्रोल हो जाएगा। और वायरस वायरस का कंट्रोल करना कैसे संभव है, क्योंकि वायरस के लिए तो कोई दवाई नहीं बनाई है, क्योंकि वायरस जिंदा चीज नहीं है, इसलिए मारा नहीं जा सकता। और वायरस मरा हुआ चीज भी नहीं है, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। जिंदा चीज इसलिए नहीं है कि वायरस में डीएनए नहीं होता, और वायरस मल्टीप्लाई इसलिए होता है कि इसमें आरएनए होता है। बट वायरस का मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली रोका जा सकता है। वायरस दुगनी नंबर्स में क्यों आपकी खेती के ऊपर में बढ़ते हैं, क्योंकि वायरस आपके पेड़ से प्रोटीन लेते हैं। अगर प्रोटीन आपके पत्तों से जब लेते हैं, तो वायरस प्लस अपना दवाई करता क्या है, जिस पेड़ के ऊपर में, जिस पत्ते के ऊपर में पीला दाग पड़ा हुआ है, उस पीले दाग के अगल बगल में एक रिंग बना देता है। और जो प्रोटीन का सप्लाई आपके वायरस की कॉलोनी को हो रहा है, उसे रोकथाम करता है। और 4-5 दिन अगर वायरस की कॉलोनी को अगर प्रोटीन मिलता नहीं है, तो वो वायरस इमीडिएटली ब्राउन कलर का हो जाएगा और वो पत्ता नीचे गिर जाएगा। बट जो आने वाला नया पत्ता है वो पीला नहीं रहेगा, वायरस उसके ऊपर में अटैक नहीं करेगा। इसी तरीके से वायरस के रिजल्ट अगर आपको देखने हैं, सो अप्लाई होने के 8 से 10 दिन बाद नया आने वाला जो पत्ता है उसके ऊपर में पीला कलर आपको नहीं दिखाई देगा। यही आपका रिजल्ट होता है। आइए चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है मॉडिफाई। मॉडिफाई ये प्रोडक्ट पानी, खारे पानी को मीठा बनाने का तरीका है। मॉडर्न एग्रीकल्चर में जो भी पानी आप आपकी खेती को दे रहे हैं, या फिर जो भी पानी आप छिड़काव करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी महंगी महंगी दवाई आप इस्तेमाल करते हैं, अगर वो खारा पानी होगा, मतलब एक स्केल होती है पानी का खारापन नापने का, एक स्केल होता है जिसमें 1 से लेके 12 तक पीएच होता है, जो नंबर होता है।
अगर आपके पानी का पीएच अगर 6.5 से लेकर 7.5 तक है तो वो नॉर्मल पानी है, वो पीने लायक होता है। जो पानी 7.5 पीएच के ऊपर में जाता है वो खारा हो जाता है। और अगर पानी 9 पीएच के ऊपर में अगर चला जाता है तो वो खेती में देने योग्य नहीं होता है, वो पीने के योग्य नहीं होता है, उसे डेड वाटर बोला जाता है। बट अगर पानी खारा है तो उसे मीठा बना के ही आपके खेती में आपने जमीन में देना चाहिए। या फिर जो छिड़काव के लिए आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पानी आपने सबसे पहले पंप में पानी लेने के बाद मॉडिफाई 1 लीटर पानी में 3 से 4 बूंदे अगर आप डालते हैं तो पानी में जितनी भी साल्ट की संख्या है, जितना भी परसेंटेज है साल्ट है, इसे पानी में नीचे बिठाने का काम करता है। पहले आप मॉडिफाई डालें, फिर एक लकड़ी से पूरे पानी को घोल दे, 5 मिनट आप रोके, 5 मिनट के बाद में पानी में जितना नमक है वो नमक नीचे बैठ जाएगा। और फिर आप वो पानी छिड़काव के लिए इस्तेमाल करें। मीठे पानी में या नॉर्मल पानी में अपनी दवाइयां जो आप छिड़काव कर रहे हैं वो अच्छा रिजल्ट देती है। और जमीन में जो आप पानी दे रहे हैं अगर वो खारा नहीं होगा तो वो मीठा अगर होगा तो जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए वो कारगर साबित होता है। बट पानी में अगर नमक है तो ये मीठा कर सकता है। अगर नमक में अगर पानी है, जैसे कि समुन्द्र का पानी, नमक में पानी होता है, सैचुरेशन लेवल के ऊपर में अगर नमक है ज्यादा, जो समुन्द्र का पानी होता है, तो उसे मीठा किया नहीं जा सकता। बट यकीन मानिए या फिर ध्यान रहे, ये वाटर प्यूरिफायर नहीं है, इम्प्योर पानी को प्योर बनाने का तरीका नहीं है, बट ये खारे पानी को मीठा बनाने का तरीका जरूर है। बट ये दवाइयां जहां पे ज्यादा बारिश होती है या कोस्टल रीजन होता है, वहां पर एसिडिक मतलब पानी होता है, मतलब पीएच 6.5 से अंदर होता है, वहां पर मॉडिफाई काम नहीं करता। बट जहां पर खारा पानी होता है वहां पर मॉडिफाई इस्तेमाल करता है। जहां पे ड्रिप इरिगेशन होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, अगर आपने पानी जो आप स्प्रिंकलर में दे रहे हैं या ड्रिप में दे रहे हैं, अगर उसमें मॉडिफाई अगर आपने डाल दिया तो ड्रिपर का लाइफ भी आपका 1.5 से 2 टाइम्स हो सकता है। मतलब जो ड्रिपर खारे पानी से बेकार होते हैं 1 से 2 साल में, मॉडिफाई अगर साथ में आप देते हैं तो लगभग 5-6 साल तक आपका ड्रिपर का लाइफ बढ़ सकता है। ये खारे पानी को मीठा बनाने का तरीका है। मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम कोशिश करते हैं कि अपने सभी प्रोडक्ट जब भी आप इस्तेमाल करो, किसान को मॉडिफाई इस्तेमाल करने के लिए आप जरूर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आपका सबका धन्यवाद देता हूं कि जो आपने ये समय दिया और जूम के साथ में हमारे साथ में जुड़े रहे। और मैं कुछ सवाल अगर होंगे तो उसका जवाब देना चाहूंगा। श्रीकांत सर, श्रीकांत सर, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो कुछ लोगों के अगर सवाल अगर होंगे, कुछ मुझे पूछना चाहेंगे, तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। श्रीकांत सर, क्या मेरी हाँ, आवाज आ यस रही है सर। आपको? यस सर, अच्छा आवाज आ रही श्रीकांत सर, है। मेरा भी आवाज आपको आ रहा है सर? आ रहा है सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आपका आज का टीटीटी ट्रेनिंग बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है आपने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोगों ने ये ट्रेनिंग अटेंड किया है वो लोग इसका फायदा उठाएंगे और अपना रैंक और अपना इनकम बढ़ाने के लिए कोशिश जरूर करेंगे। और हम हमेशा माई लाइफस्टाइल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से आप सब लोगों के साथ हैं। और वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर। और दिवाली आ रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ए वेरी हैप्पी दीपावली। एंड टू एवरीवन जो आज भी प्रोग्राम अटेंड किए उनके लिए भी ये दीपावली बहुत बड़ा त्योहार बने, दीपों का उत्सव बने। और आपके जीवन में धन तरस लेके आए, धन लेके आए, शांति लेके आए और बहुत उन्नति लेके आए। तो थैंक यू सो थैंक डॉक्टर। यू श्रीकांत सर, आपने जो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आज मेरा कि मैं सबके साथ ये टीटीटी प्रोग्राम में कुछ प्रोडक्ट के बारे में बता पाया। कस्टमर केयर का बहुत बड़ा सेल अपने पास में है। श्रीकांत सर आपकी तरफ मतलब एक मैसेज में कस्टमर केयर का नंबर डाल दे, कोई भी सवाल हो तो आप उनके साथ पूछ सकते हैं। इंडिया एग्रो आपके साथ में, अगर आप अपना रैंक चेंज करना चाहते हैं, अगर आप इंडिया एग्रो का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके साथ में हम हैं। हैप्पी दीपावली।
आपके लिए ये उत्सव जो है ये प्रकाश लेके आए, आपके लिए प्रॉस्परस लाइफ लेके आए। थैंक यू MLFL, थैंक यू हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।